सुरिंदर के हाथ पांव फूले हुए थे। वो कठिन रास्तों का सफर कर रहा था, लेकिन उसकी बदहवासी रास्ते की सोबतों की वजह से नहीं थी। मोहब्बत करने वाले तो तमाम परेशानियों का पहले से अंदाजा कर लेते हैं। इश्क के मैदान में कदम रखने से पहले नली पट्टे मजबूत करने होते हैं। खाला जी का घर नहीं है। सुरिंदर की बदहवासी की वजह पूर्णिमा से अचानक मुलाकात होने की सबील निकल आना था, और फिर नैना ने उसे जो कुछ सुनाया था उसने सुरिंदर को नई जिंदगी दी थी। गयूर राजकुमार अपनी बहन की मौत से बहुत दिल बर्दाश्ता हुआ था। उसके दिल में तूफान उठा था और उसने बाप से इजाजत मांगी थी कि शरदचंद्र से बदला लेने दिया जाए। लेकिन जोगिंदर जहां दीदा था वो जानता था कि शरदचंद्र की कुव्वत बहुत है। खंडाली भरत नवाज के फौजियों से मुकाबला न कर सकेगा। जोश के आलम में फौजों को कटाना मुनासिब नहीं। उसने बामुश्किल तमाम सुरिंदर को रोका। जोगिंदर उसे ना रोकता तो सुरिंदर जोश जवानी में भरत नवाज पर चढ़ दौड़ता। अंजाम कुछ भी होता, लेकिन उसके दिल में भरत नवाज की तरफ से शदीद नफरत थी। भरत नवाज के एक एक फर्ज से वो नफरत करता था। नैना एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसका ताल्लुक भरत नवाज से था। यह मालूम करके सुरिंदर भड़क उठा था, लेकिन फिर उसे मालूम हुआ कि वो उसकी बहन की सखी है, तो उसके दिल में उसके लिए हमदर्दी जागी और उसने उसे बहन बना लिया। फिर उसके जरिए वो काम हुआ जिससे सुरिंदर को सुकून मिल गया। उसने अपनी बहन के कातिल से बदला ले लिया था। और हाँ, उसकी मुलाकात पूर्णिमा से हुई। उस हसीन लड़की को देखकर सुरिंदर हवास खो बैठा था। वह अचंभे में पड़ गया और फिर ये सोचकर उसका दिल डूबने लगा कि उसने उस अरमान भरी का सुहाग उजाड़ दिया है और अब वो विधवा है। यकीनन वो उससे नफरत करती होगी। लेकिन यहाँ भी नैना ने उसे संभाला जब उसने बताया कि पूर्णिमा शरदचंद्र गिद्ध के पंजे में फंसी हुई चिड़िया थी और उससे आजाद होकर वो खुश है, तो उसे भी खुशी हुई। पूर्णिमा उसके दिल में चमकी थी और फिर निगाहों से ओझल हो गई थी, लेकिन उसकी मोहिनी सूरत सुरिंदर के दिल पर नक्श हो गई थी और उस दिन से आज तक वो तड़प रहा था। दिन के हंगामों में दूसरों के सामने वो खुद को संभाले रहता, लेकिन रात आहों की रात होती थी। बिस्तर उसकी बेचैनियों का राजदार होता था। प्रेम भी किया था तो किससे? कोई काबिल हसूल शय नहीं थी। उसकी राजधानी खंडाली से बड़ी थी। वो वहां की मुतलिकुल इनान मलका थी। फिर वो विधवा थी। उसके हसूल का कोई जरिया ना था और अपनी हसरत नसीबी पर वो बहुत कुड़ता था। मायूसी यहाँ तक पहुंच गई थी कि अब वो एक निगाह देखने को तरस रहा था। नाकाबिल हसूल शय नजर ही आ जाए तो दिल की प्यास किसी हद तक जाए। और फिर शायद ये उसकी आंखों का असर ही था कि अचानक न सिर्फ पूर्णिमा से मुलाकात की सबील निकल आई, बल्कि नैना ने एक ऐसी बात कही जिससे सुनकर सुरिंदर का मन डोल गया। क्या नैना ने ठीक कहा था? क्या दूसरी तरफ भी आग के शोलों की गर्मी पहुंची है? अगर ये दुरुस्त है तो दुनिया की हर रीत तोड़ दी जाएगी, हर रस्म ठुकरा दी जाएगी और पूर्णिमा को अपनाने के लिए पूरी दुनिया से मुखालिफत मोल ले ली जाएगी। पूर्णिमा उसका दिल यही गिरदान कर रहा था और उसका कवियो हैकल घोड़ा दुश्वार गुजार रास्तों को तय करता हुआ मंजिल की तरफ जा रहा था। वो अपने मालिक को कामयाब कराने के लिए बेचैन था और उसने कठिन रास्ते आसान बना लिए थे। सुरिंदर पहले भी एक बार इन रास्तों पर सफर कर चुका था, लेकिन उस वक्त उसके दिल में कुछ और ख्याल था। उस वक्त इंतकाम की आग सीने में भड़क रही थी और इस वक्त वो मोहब्बत की आंच में धीमे धीमे सुलग रहा था। लेकिन ख्याले महबूब दूसरे ख्यालात की गुंजाइश कहाँ छोड़ता है और मंजिल आसान से आसान तर होती जाती है। शाम डूब रही थी जब सुरिंदर भरत नवास में दाखिल हुआ। उसने जो रास्ता इख्तियार किया था, यहाँ उसे देखने वाला कोई नहीं था। उस रास्ते को पुश से तय करते हुए वो भरत नवास में शाही महलात तक भी जा सकता था और नैना ने उसे अपना पता खूब बता दिया था। उस वक्त वो एक आम आदमी के लिबास में था। घोड़े पर एक मामूली ज़ेन के सिवा कुछ नहीं था। हाँ, अलबत्ता घोड़े और उस पर बैठे हुए सवार की शान देखकर लोग उसके बारे में शुबे में पड़ सकते थे, लेकिन झटपटा हो चुका था और बाजारों में रौनक कम होने लगी थी। सुरिंदर सुकून से सफर करता हुआ एक सराय में पहुंच गया। सराय के मालिक ने उसकी आओभगत की और सुरिंदर ने अपना घोड़ा सराय के अस्तबल में बांध दिया। सराय की मालिका को उसने अच्छी खासी रकम देकर अपने रहने के लिए जगह हासिल की और फिर उसने अपने साथ लाई हुई पोटली खोल ली। उसमें दूसरा लिबास था जो उसने मुंह हाथ धोने के बाद पहन लिया था और फिर दिल की धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश करता हुआ बाहर निकल गया। भरत नवास के बाजारों में घूमते हुए उसने वक्त गुजारा और फिर राजमहल की तरफ चल दिया। नैना ने उसे पूरी सिचुएशन बता दी थी। चुनाचे चोर रास्तों से राजमहल में दाखिल होने में उसे कोई दिक्कत पेश नहीं आई थी। ये चोर रास्ते बड़े महफूज थे, लेकिन बशर्ते कि उनके बारे में किसी को मालूम हो। बिलाखिर वो नैना के जाती महल में पहुंच गया जो पूर्णिमा ने उसे दिया था। नैना उसकी मुंतजिर ही थी। महेंद्र को उसने एक जरूरी काम बताकर दूसरे गांव भेज दिया था। सुरिंदर को देखकर वो खुशी से खिल गई। उसने लपक कर सुरिंदर की गर्दन में बाहें डाल दी। आ गए भैया, वो खुशी से चीख पड़ी। मेरी प्यारी बहन। सुरिंदर ने उसे सीने से भींचते हुए कहा।
अमूमन बहनों की मुश्किलात दूर करना भाइयों का काम होता है, लेकिन मैं बड़ा बदनसीब हूँ कि मेरी मुश्किलात मेरी बहन के कंधों पर आन पड़ी है। कैसी बातें करते हो भैया? नैना उसकी गर्दन को करीब करते हुए बोली, मैं अपनी जान भी तुम पर वार सकती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? अगर वक्त ने मेरा साथ दिया तो मैं रिश्ता निभा कर दिखाऊंगा। तुम्हारी मोहब्बत ही काफी है भैया। आओ। और नैना उसे लेकर नशिस्त के कमरे में चली गई। उसके अंग अंग में सुरिंदर के बदन की गर्मी समाई हुई थी और वो बेखुद सी हो रही थी, लेकिन ये आला मयार का मामला था। सुरिंदर को पूर्णा पसंद थी और मजबूरन उसे भैया बनाना पड़ा था। चुनाचे अब जबान के इस रिश्ते को निभाना ही था। रानी जी कैसी हैं? ठीक है भैया। तुझसे कुछ बातें हुई होंगी? बड़े मजे की। नैना हंस पड़ी। क्या? मुझे भी तो बता, सुरिंदर ने इश्तियाक से कहा। कुरेद कुरेद कर खंडाली की बातें पूछी गई। जोगिंदर नाथ चाचा के बारे में, महल्लात के बारे में, खंडाली की जनता के बारे में। बस एक नाम लेते हुए जबान लड़खड़ाई तो वो सुरिंदर ही थे। ओह, मेरे बारे में क्या पूछ गया? सुरिंदर का दिल खुशी से नाचने लगा। यही कि उनसे भी मुलाकात हुई थी। मैंने पूछा किससे, तो कई बार जबान लड़खड़ाई, तब कहीं जाकर मेरे भैया का नाम लिया गया। ओह, फिर तुमने क्या कहा? मैंने भी खूब छेड़ा। मैंने कहा हाँ मुलाकात हुई थी और आपको नमस्कार किया गया। और फिर मैंने छेड़ने के लिए कहा कि सुरेंद्र भैया कह रहे थे कि अब कभी राजरानी से मुलाकात ना हो सकेगी, तो अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी और मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। बड़ी कठोर हो नैना, तुमने मेरे आने के बारे में बताया। लो, क्यों बताती? तो फिर अब क्या होगा? तुम अचानक उनके सामने जाओगे भैया और मैं छुप छुप कर देखूंगी। देखती हूँ कैसा लगता है, नैना हंसते हुए बोली। मगर नैना, अगर मैं इस तरह रानी पूर्णिमा के सामने गया तो वो नाराज भी हो सकती है। सुरेंद्र ने कहा, भैया ये मेरी जिम्मेदारी, तुम चिंता मत करो। मुझे भी तो अपनी जान प्यारी है। मुझे यकीन है कि ऐसी कोई बात ना होगी। पूर्णिमा आपको देखकर खुश हो जाएंगी। सुरेंद्र गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगा। वो कठिन मंजिलें तय करके यहाँ तक आया था, चुनाचे दिल का हाल कह ही दिया जाए, उसे भी देख लिया जाए। कुएं के पास आकर प्यासा लौट जाना तो हमाकत है। अगर पूर्णिमा ने उसकी आमद पसंद ना की तो फिर दिल से उसके ख्याल को निकालने की कोशिश करेगा। ये नैना तो मासूम और अल्हड़ है, इसका क्या है? क्या सोच रहे हो भैया? नैना ने कहा। खुद पर हंसी आ रही है। क्यों? सुरेंद्र जिसके नाम से बड़े बड़े सूरमा कांपते हैं, जो शेरों की कछार में घुसने में तामिल नहीं करता, एक हसीन लड़की के सामने जाते हुए किस कदर खौफजदा है। डर मन से निकाल दो सुरेंद्र भैया, अपनी नैना की बात मान लो। निकाल दिया पगली, ठीक है तो फिर जाओ, गोल बाग में जाओ। चांदनी रात है। पूर्णिमा महल के पिछले दरवाजे से निकलकर हौज के किनारे बेंच पर बैठ जाती है। अक्सर यहाँ रहती है, खास तौर से चांदनी रातों में, और ये कैफियत उस वक्त से है जब से वो आपसे मिलकर वापस आई है। मुझे गोल बाग का पता बता दो, सुरेंद्र ने कहा। मैं तुम्हें पहुंचा दूंगी, चिंता ना करो। जल पानी कर लो मेरी अच्छी बहन, इस समय इसके लिए ना कहो। बस मुझे गोल बाग पहुंचा दो, मैं अपने भाग आजमाना चाहता हूँ, सुरेंद्र ने बेकरारी से कहा और नैना मुस्कुराने लगी। फिर उसने प्यार से सुरेंद्र का हाथ पकड़ा और मकान के अकबी हिस्से पर पहुंच गई। गोल बाग भी उस इमारत के पीछे था। दूसरे किनारे पर पूर्णिमा का महल था, जिसके अकबी दरवाजे भी गोल बाग में खुलते थे। ये प्रोग्राम पहले से तय था और नैना को यकीन था कि पूर्णिमा उस वक्त गोल बाग के अकबी हिस्से में हौज के किनारे मौजूद होगी और सुरेंद्र का इंतजार कर रही होगी। वो सुरेंद्र को लेकर दरख्तों की ओट में होती हुई उस जगह पहुंच गई जहां से दूसरी सीमत हौज था, और सुरेंद्र का दिल धड़क उठा। उसे हौज के किनारे बेंच पर कोई नजर आ रहा था। नैना ने उसकी कोख में चुटकी ली। जाओ भैया, राम भली करे शरीर, लेकिन देखो बाग में क्या लिखा है, सुरेंद्र ने कहा और दबे पांव आगे बढ़ गया। नैना ने दिल ही दिल में कहा लगाया, भगवान करे अच्छा ही लिखा हो महाराज, और अगर बुरा लिखा हुआ तो समझो आज ही से स्वर्गवास हो गए। उसने सोचा और वापस मुड़ गई। ये पूर्णिमा की हिदायत थी। उस वक्त के बाद से सुरेंद्र का चार्ज उसने संभाल लिया था। सुरेंद्र पूर्णिमा की पुष्ट पर पहुंच गया। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था, होंठ खुश्क हो गए। जिस अंदाज में वो पूर्णिमा के सामने जा रहा था उसमें किसी बहाने की गुंजाइश नहीं थी। सीधी सी बात ये थी कि वो यहाँ सिर्फ पूर्णिमा के पास आया था। वो पूर्णिमा की पुष्ट पर पहुंच गया। पूर्णिमा उस वक्त चांदनी की मादी तस्वीर मालूम हो रही थी। सफेद बराक साड़ी, किसी किस्म की प्रकारी से बेनियाज चेहरा, सीधी मांग, मोटी मोटी सियाह आंखों से वो पानी में झांक रही थी। न जाने क्या देख रही थी। सुरेंद्र ने पानी में झांका और उसकी शक्ल साफ पानी में नुमाया हो गई। तब पूर्णिमा ने गहरी सांस ली और सरगोशी के आलम में बोली, ओह सुरेंद्र, यूं मेरे सामने ना आया करो, मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। मैं कहीं की ना रहूंगी सुरेंद्र, चले जाओ, भगवान के लिए मेरे सामने से चले जाओ। तुम्हारे ख्यालों ने तो मेरी रातों की नींदें लूट ली हैं। मुझसे तो ये पानी ही अच्छा है जो तुम्हारे ख्याल समेटे हुए हैं। सुरेंद्र ने हैरत से उसकी गुफ्तगू सुनी, समझी, और उसके दिल में मुसरत के कमल खिल उठे। उसने समझ लिया कि पानी में उसकी शक्ल नजर आ रही है, जिसे पूर्णिमा सिर्फ एक तस्वीर समझ रही है। तो नैना का ख्याल दुरुस्त था। वो खुशी से बेकाबू होने लगा, लेकिन उसने बामुश्किल तमाम अपने आप को संभाला और फिर धीमे से बोला, पूर्णिमा। हाँ सुरेंद्र, मैं पूर्णिमा ही हूँ, मेरा नाम पूर्णिमा है, मगर
पूर्णिमा सुरिंदर ने कांपते हाथ उसके नरम और गुदाज शानों पर रख दिए और पूर्णिमा उछल पड़ी। उसने पलटकर सुरिंदर की तरफ देखा और कैसी सुंदर आंखें थी। ये कैसी अनोखी हीरानी थी उनमें, शबनम की तरह पाकीज़ा और शर्माई हुई आंखें, जोशे मुसर्रत से दमकती हुई आंखें। वो सुरिंदर को घूर रही थी और सुरिंदर के दाग में सन्नाटे छा रहे थे। सुरिंदर, क्या ये हकीकत है? क्या ये तुम ही हो सुरिंदर? वो बेखुदी से बोली। हाँ, मैंने ही ये जसारत की है, सुरिंदर ने जवाब दिया। और पूर्णिमा उछल पड़ी। उसके चेहरे पर बेपनाह खुशी के जज्बात उभर रहे थे। आप सुरिंदर, आप यहाँ कैसे आए? अपराधी हूँ राजरानी, सजा पाने आया हूँ। सुरिंदर बेइख्तियार हो गया। पापी दिल ने पागल कर दिया है, आपके बिना जीवन सूना हो गया है। मरना चाहता हूँ, भगवान के लिए मेरे सीने में खंजर भोंक दे। उसने पूर्णिमा के दोनों हाथ पकड़ लिए और फिर अपनी जसारत पर सुन्न होकर रह गया। लेकिन पूर्णिमा ने हाथ नहीं हटाए थे। उसके चेहरे के नकूश भी नहीं बिगड़े थे। आप आए कैसे? वो मुस्कुराते हुए बोली। बस चोरों की तरह आया हूँ, दीवानों की तरह आया हूँ राजरानी जी। मेरे सोचने समझने की कुव्वत खत्म हो गई है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि अगर मेरा प्रेम स्वीकार ना हुआ तो मैं किसी नदी में गिरकर जान दे दूंगा। भगवान न करे। पूर्णिमा ने जल्दी से उसके होठों पर हाथ रख दिया। आपके दुश्मन मरे सुरिंदर। और मोहब्बत की सदा पर सुरिंदर को जन्नत मिल गई। वो वफूरे जज्बात से बेखुद हो गया और नीचे बैठता चला गया। तो आपने मुझे क्षमा कर दिया राजरानी? कैसी बातें करते हैं सुरिंदर जी, आप हमारे मेहमान हैं। यहाँ क्यों बैठे हैं? बेंच पर बैठिए। उसने सुरिंदर के शाने पकड़े और उसे बेंच पर बिठा दिया और फिर वो खुद भी शर्माई बैठ गई। आप मेरे इस तरह आने से नाराज तो नहीं हुई हैं रानी जी? आप मुझे राजरानी ना कहें, मेरा नाम पूर्णिमा है। अगर मैं आपको सिर्फ पूर्णिमा ही कहूँ मुझे एतराज ना होगा। शुक्रिया पूर्णिमा, शुक्रिया। मैं क्या बताऊं मुझे क्या मिल गया है। मैं सोच रहा था कि तुम नाराज होगी, गुस्से में आकर सिपाहियों को बुलवाओगी और मेरी गर्दन उतार दी जाएगी, मगर तुम बहुत दयालु हो पूर्णिमा। नहीं सुरिंदर, तुम मर्द हो, मन के भेद कहने की हिम्मत रखते हो। मैं किसी कदर मजबूर थी, मैं किस कदर परेशान थी। अगर तुम सच मानो मेरे मन की पुकार ही तुम्हें यहाँ ले आई है। सुरिंदर, तुम ऐसे अचानक मिले हो कि मैं पागल हुई जा रही हूँ। मैं नहीं जानती तुम यहाँ कैसे आए हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अभी थोड़े समय पहले मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। मैंने तुम्हारे शब्द सुने थे पूर्णिमा। हाय राम, ये मुझे क्या हो गया है। पूर्णिमा ने शर्माए हुए अंदाज में दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए। लेकिन अब सुरिंदर शेर हो गया था। पूर्णिमा भी उसे इजहार मोहब्बत कर चुकी थी। गो खुलकर नहीं हुआ था, लेकिन जिस कदर गुफ्तगू हुई थी कम ना थी। उसने पूर्णिमा के करीब खिसक कर उसके दोनों हाथ पकड़े और चेहरे से हटा दिए। पूर्णिमा, उसने आहिस्ता से उसे पुकारा और पूर्णिमा पके हुए फल की तरह उसकी आगोश में आ गिरी। उसने दोनों हाथ उसकी गर्दन में डाल दिए। सुरिंदर, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। उसी रोज से मेरा मन बेकुल था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। कहने को मैं रानी हूँ सुरिंदर, पर मेरा मन कितना सोना है तुम्हें क्या बताऊं। सुरिंदर, मैं दुखियारी हूँ। मुझे जबरदस्ती एक बूढ़े के पल्ले बांध दिया गया था। उसने हमें मजबूर कर दिया था। मैंने कांटों पर जीवन गुजारा है। तुम मेरे मित्र हो सुरिंदर, तुमने मुझे उस बूढ़े जंजाल से निजात दिलाई। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। पूर्णिमा ने उसके सीने से सर टिका दिया। अब बताओ सुरिंदर, मैं क्या करूं? मेरे पैरों में कितनी जंजीरें हैं। मैं अपने प्रेमी को कैसे पाऊं सुरिंदर? सुरिंदर जिंदा है पूर्णिमा, तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है। मैं तुम्हारे लिए राजपाट छोड़ सकता हूँ। तुम्हें हासिल करने के लिए मैं संसार के सारे बंधन तोड़ दूंगा। सुरिंदर, सच कह रहे हो? पूर्णिमा ने मदभरी आंखों से उसे देखते हुए कहा। हाँ, केवल मर्द हूँ और मर्द का कौल एक होता है। सुरिंदर ने उसके होठों पर झुकते हुए कहा। मैं जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगी सुरिंदर। तुम मर्द हो सुरिंदर, मैं भी औरत हूँ। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग सकती हूँ। हाँ सुरिंदर, मैं ऐसा ही करूंगी। मैं अपने भाग पर फूला नहीं समा रहा हूँ पूर्णिमा। कैसा अच्छा वक्त था जब मैंने यहाँ आने का फैसला किया था। आओ सुरिंदर, अंदर चले, कुछ जल पानी। नहीं पूर्णिमा, कुछ नहीं, बस तुम्हें देख लिया, मन को शांति मिल गई, सुरिंदर ने उठते हुए कहा। फिर वो अकबी रास्ते से महल में दाखिल हो गए। किसी की मजाल थी जो महल के आसपास भटकता। यहाँ तक कि उस वक्त नैना को भी इजाजत नहीं थी। एक खूबसूरत कुर्सी पर बिठाकर पूर्णिमा ने उसके सामने फलों की थाली रख दी और उसे हाथ से खिलाने लगी। सुरिंदर का चेहरा खुशी से सुर्ख था। अब क्या होगा सुरिंदर, मुझे भी बताओ तो सही। मैं जल्द ही कोई फैसला करूंगा पूर्णिमा। क्या फैसला करोगे, मुझे भी तो बताओ। क्या ये नहीं हो सकता पूर्णिमा कि हम राजपाट की दुनिया छोड़ दें और किसी पुरसुकून कोने में आराम से रहें? जरूर हो सकता है सुरिंदर, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्यों? जोगिंदर नाथ मेरे भी बुजुर्ग हैं। बेटी के घाव ने उन्हें तोड़ दिया होगा। अब अगर तुमने ऐसा कदम उठाया तो उनके मन को बहुत दुख होगा। हाँ ये तो है पूर्णिमा। इसके अलावा मैं विधवा हूँ। क्या जोगिंदर नाथ जी तुम्हें आज्ञा देंगे कि तुम मुझे अपना लो? मैं उनसे आज्ञा मांगूंगा पूर्णिमा। अगर वो मान गए तो ठीक है, वरना फिर मैं उनसे कह दूंगा कि मैं अपनी मर्जी का मुख्तार हूँ। मैं उन्हें बता दूंगा पूर्णिमा कि तुम कितनी अच्छी हो, कितनी दुखी हो। मेरे मन में एक और भावना है सुरिंदर। पूर्णिमा ने अंगूर के दाने को दांतों से काटते हुए कहा। मुझे बताओ पूर्णिमा। गौर से सुनो सुरिंदर, मैंने बड़े सोच समझ कर यह फैसला किया है। क्या फैसला है? मैं अपने प्रेमी को, मैं अपने सुरिंदर को भरत नवाज का राजा बनाना चाहती हूँ। अगर मैं सीधे साधे अंदाज में एक कोशिश करूंगी तो भरत नवाज के लोग इसे तस्लीम नहीं करेंगे।
इसलिए मैंने एक तरकीब सोची है। क्या तरकीब है पूर्णिमा? सुरिंदर ने उसे प्यार से देखते हुए कहा। तुम भरत नवाज फतह कर लो, तुम लीलावती के बदले का ऐलान करो और अपनी फौजों के साथ भरत नवाज पर चढ़ाई कर दो और फिर फातेह बनकर महल पर कब्जा कर लो। इसके बाद किसकी मजाल होगी कि हमें एक होने से रोक सके। और इस अनोखी तजवीज से सुरिंदर हैरान रह गया। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। ये कैसे मुमकिन है पूर्णिमा कि मैं अपनी प्रेमिका से जंग करूं? ये मसलत है सुरिंदर, तुम इसकी गहराई पर गौर करो, ये जरूरी है। दूसरी सूरत में बहुत से फितने सर उठाएंगे। मैं शाही नस्ल से नहीं हूँ, अपनी मर्जी से भरत नवाज की किस्मत का फैसला नहीं कर सकती। अगर मैं किसी और तरीके से ये ऐलान कर दूं तो मैं रियासत भरत नवाज को खंडाली में जम कर रही हूं तो भरत नवाज के अवाम मेरी तिक्का बोटी कर देंगे। लेकिन अगर तुम भरत नवाज को फतह कर लेते हो और फिर मुझसे सुलह करके मुझे अपनी दासी बना लेते हो तो किसकी मजाल के कुछ कह सके, कोई शक कर सके। सुरिंदर की आंखें हैरत से फटी हुई थी। पूर्णिमा भरत नवाज की तकदीर की मालिक थी और यहाँ की राजरानी थी और बड़े आराम से इतनी बड़ी रियासत पर हुक्मरानी कर रही थी। उसे क्या जरूरत थी कि किसी की महकूम बनकर रहे, लेकिन वो रियासत ही सुरिंदर के हवाले करने को तैयार थी। वो अपने प्रेमी पर अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थी। इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती है? बहुत कम वाकये ऐसे होते होंगे जब किसी ने अपने महबूब को इतना अजीम तोहफा दिया होगा। सुरिंदर बेपनाह मुतासिर हो गया था। उसने पूर्णिमा के दोनों हाथ आंखों से लगा ली और फिर उन्हें सीने पर रखकर बोला, पूर्णिमा, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यवान हूँ जो मुझे पहली ही कोशिश में मेरी प्रेमिका मिल गई और प्रेमिका भी ऐसी जिसकी मिसाल ना मिल सके। तुम नहीं जानती पूर्णिमा, तुम्हारी इन बातों ने मुझे आकाश पर पहुंचा दिया है। लेकिन मेरे सामने कुछ और बातें भी हैं। वो क्या खंडाली की फौजें भरत नवाज की फौजों से लड़ सकती हैं? मैं जानती हूँ खंडाली कमजोर है, लेकिन हम खंडाली को भरत नवाज पर फतह दिला सकते हैं। पूर्णिमा ने कहा। वो किस तरह? ये मेरे ऊपर छोड़ दो, इसका बंदोबस्त मैं करूंगी। तुम जाकर पिताजी से गुफ्तगू कर लो और उनसे कहो कि अब खंडाली की सल्तनत वसी करने का समय आ गया है। बहुत सियानी बात है पूर्णिमा। पिताजी के मन में यह ख्याल कभी नहीं आया, लेकिन लीलावती की मौत के बाद उन्होंने कई बार मुठियां भींच कर कहा, काश वो भरत नवाज से बदला ले सकते। मनमोहन सुरिंदर, तुम्हारी पूर्णिमा तुम्हें अपने प्रेम का तोहफा देना चाहती है और ये तोहफा हकीर से रियासत भरत नवाज है। इसे स्वीकार करो। मैं चाहती हूँ मेरा प्रेमी एक वसी सल्तनत का मालिक हो और शहंशाहों का शहंशाह कहलाए। पूर्णिमा ने उसके सीने पर मुंह रगड़ते हुए कहा, मैं वापस जाकर पिताजी से बात करूंगा पूर्णिमा, मगर मुझे ये तो बताओ ये कैसे मुमकिन है? तुम पहले पिताजी से बात कर लो, इसके बाद मुझसे मिलो, तब मैं बताऊंगी कि हमें क्या करना है। सुरिंदर उसके दोनों शाने पकड़े उसे देखता रहा और फिर उसे सीने से लगा लिया। अब तुम हर पंद्रवाड़े की रात को मेरे पास आया करोगे, मैं तुम्हारा इंतजार किया करूंगी। पूर्णिमा ने कहा। मैं आऊंगा पूर्णिमा, मेरी पूर्णिमा, अब तो तेरे बिना जीवन अधूरा है। मैं जरूर आऊंगा। उसने पूर्णिमा की थोड़ी ऊंची की और पूर्णिमा ने अपनी कवल जैसी आंखें बंद कर ली। जोगिंदर का बेटा सुरिंदर हवा के घोड़े पर सवार खंडाली की तरफ उड़ा चला जा रहा था। सुनहरी नागिन ने उसे सुनहरे ख्वाब दिखाए थे। बिलाशिबा वो चढ़ते सूरज का साथी था। अभी उसका सितारा बुलंद था, लेकिन वो जिस जाल में फंसा था उसका उसे कोई अंदाजा नहीं था। उसे क्या मालूम था कि सुनहरी नागिन जहर में डूबी हुई है। उसके चमकदार बदन से आग की लिपटें उठती हैं जो सल्तनतों को भस्म कर देती है। लेकिन सुरिंदर के दिमाग में उस वक्त कोई बात नहीं आ सकती थी। भरत नवाज से खंडाली तक का वो खतरनाक रास्ता जिसे उसकी दुश्वार गुजार घाटियों की वजह से नाकाबिले अबूर समझा जाता था और जहां से गुजरने का तस्वुर भी पेशानी पर पसीना लाने के लिए काफी होता था, उस वक्त सुरिंदर के कवि हैकल घोड़े के कदमों तले बुरी तरह रोंदा जा रहा था। सुरिंदर को उस रास्ते की किसी दुश्वारी का एहसास नहीं था। वो तो ख्याल महबूब से सरशार था। वो अपने आप को बेहद खुशबख्त तस्वुर कर रहा था। भला यूं भी कभी हुआ है? वो इंतकाम की आग में सुलगता हुआ गया था। उसने भरत नवाज का सूरज गरूब कर दिया और भरत नवाज की राजरानी से दिल हार दिया। भला यूं भी कभी हुआ है कि सुहाग उजाड़ने वाले को किसी ने दिल दे दिया हो? उसने राजकुमारी की मांग सुनी कर दी थी और अब उसकी याद में तड़प रहा था। लेकिन गैर मुतवक्के तौर पर नैना पहुंची और उसने एक नई कहानी सुनाई। सुरिंदर ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि जिसका उसने सुहाग उजाड़ा है वो भी उसके प्रेम में आग में जल सकती है। नैना ने उसे बहुत से दिलासे दिए थे, लेकिन उसे कुछ यकीन नहीं आया था। कुछ यकीन आया था, ताहम वो एक उम्मीद के सहारे चोरों की तरह भरत नवाज गया था। उसे क्या मालूम था कि उसके दिल का गुलशन इस तरह खिल जाएगा। लेकिन भरत नवाज में खुशनसीबी उसका इंतजार कर रही थी। इंद्र सभा से उतरी हुई अप्सरा भी उसके प्रेम में इस कदर जल रही थी जिस कदर वो खुद, और प्रेम का ये मिलाप कैसा अनोखा था। कोई मंजिल तय करनी पड़ी, कोई कठिन रास्ता दरमियान में नहीं आया और इश्क के मदारिज तय हो गए। सुरिंदर अपने इश्क में सच्चा था, लेकिन पूर्णिमा उसके मूड के बारे में क्या कहा जा सकता है। ना जाने सुरिंदर का अरूज कितना हो और ना जाने उसकी तकदीर में कौन सी कहानी लिखी हो, लेकिन उस वक्त तो वो सिर्फ इस बात से खुश था कि हसीन रानी उससे प्रेम करती है। उसके दिल में सैकड़ों ख्यालात आ रहे थे, संजीदा ख्यालात। ये तो तय है कि अब वो पूर्णिमा के बिना नहीं जी सकता। जीवन गुजार सकता है तो पूर्णिमा के साथ।
क्या हुआ जो वो विधवा है? तो प्रेम तो ऐसी बातें नहीं देखता, और फिर वो तो मजबूर थी। पापी शरदचंद्र ने जबरदस्ती उस अरमान भरी को कैद कर रखा था। वो प्रेम प्यासी थी, जब भी उसके मन में शरदचंद्र की कोई इज्जत नहीं थी, और अब जब उसे उस बूढ़े गिद्ध से निजात मिल गई है तो वो कितनी खुश नसीब है। और अब उसने अपने प्रेमी पर सब कुछ निछावर करने का फैसला कर लिया है। कैसी अनोखी बात है, और कैसा अनोखा तोहफा है जो किसी प्रेमिका ने अपने प्रेमी को नहीं दिया होगा। लेकिन क्या पिताजी इसके लिए तैयार हो जाएंगे? क्या वो इस बात की इजाजत दे देंगे कि सुरिंदर एक विधवा से शादी कर ले? बड़ी सख्त बात होगी, लेकिन भरत नवाज की फतह के बारे में वो क्या कहेंगे? ये उनके मन की पुरानी भावना है। क्या वो खिंडाली को वसी करने के ख्याल से खुश ना होंगे? और अगर वो सचमुच ना माने तो फिर खुद सरी करना होगी। इस फैसले का ऐलान करना होगा कि ख्वाह महाराज जोगिंदर तैयार हो या ना हो, सुरिंदर पूर्णिमा से शादी जरूर करेगा। उन्हें बेटे को छोड़ना पड़ेगा। कुछ भी हो, महाराज को हर कीमत पर तैयार होना ही पड़ेगा, और अगले पिंदरवाड़े पूर्णिमा को ये खुशखबरी सुनानी ही होगी। सुरिंदर बहादुर था, लेकिन उसके साथ ही जवान भी था, और पूर्णिमा के तीर इतने कमजोर नहीं होते थे कि शिकार में कोई जान बाकी रह जाए। सुरिंदर पर भी उसने भरपूर वार किया था, और क्या मजाल थी कि अब सुरिंदर इधर उधर हो जाए। तवील रास्ते तय करके वो खिंडाली की हदूद में दाखिल हो गया। खिंडाली में उसने किसी को कुछ ना बताया था कि वो कहाँ जा रहा है। उसकी इस अचानक गुमशुदगी पर जोगिंदर नाथ बहुत परेशान थे। उसकी इतला उसे महल में दाखिल होते ही मिली। महाराज, कुमार जी, महाराज आपके लिए परेशान है, उन्होंने भोजन भी नहीं किया है, एक खादमा ने कहा। महाराज को इतला दे दो कि मैं आ गया हूँ और ठीक हूँ, अभी स्नान करके उनके पास आता हूँ, सुरिंदर ने कहा और गुस्ल खाने में दाखिल हो गया। गुस्ल करते हुए भी उसने बहुत सी बातें सोची। बहादुर सियासतदान नहीं होते। उसने कोई सियासी चाल ना सोची, बस फैसला किया, और वो ये कि महाराज जोगिंदर को सब कुछ साफ साफ बता देगा। हकीकत एक बार सामने आ जाए तो काम करने में आसानी होती है, और यही बेहतरीन पॉलिसी थी। स्नान करके उसने खूबसूरत लिबास पहना और अपने माता पिता के चरणों में हाजिर होने चल दिया। जोगिंदर और उसकी धर्म पत्नी उसका इंतजार कर रहे थे। उसने हाथ जोड़कर दोनों को प्रणाम किया और फिर दोनों के चरण छुए। सुखी रहो सुरिंदर, कहाँ चले गए थे? बेटा, हम तो सख्त परेशान हो गए थे। क्षमा चाहता हूँ माता जी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। मगर तुम चले कहाँ गए थे? बताता हूँ माता जी, अभी बताता हूँ, सुरिंदर ने मुस्कुराते हुए कहा। जोगिंदर और उनकी धर्म पत्नी उसे गौर से देख रहे थे। बेटे के चेहरे पर खुशी देखकर उन्हें इत्मीनान हुआ कि कोई खास बात नहीं है। कोई खास बात जरूर है। सुरिंदर की माँ, उससे पूछो ये कहाँ गया था। जोगिंदर नाथ ने मुस्कुराते हुए कहा। बता रहा है, दम तो लेने दो, रानी देवी बोली, और सुरिंदर भी मुस्कुराने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वो संजीदा होकर बोला, पिताजी, मैंने फैसला किया है कि आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। अव्वल तो मैं आपके सामने झूठ बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, और फिर मैं जानता हूँ कि इसमें आपका अपमान होगा। बात क्या है सुरिंदर? मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम मुझसे झूठ बोलोगे। इसके अलावा मैंने तेरे ऊपर पूरा पूरा विश्वास किया है। मेरा धर्म है कि मेरा बेटा सच्चा है। जोगिंदर नाथ ने कहा। बात क्या है? तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? मित्राली देवी ने घबरा कर पूछा। घबराने की बात नहीं है माताजी, दरअसल बात यह है कि मैं भरत नवास गया था। भरत नवास? जोगिंदर और मित्राली ने बैक वक्त कहा। दोनों के चेहरे हैरत ज़दा नजर आने लगे थे। हाँ, भरत नवास, सुरिंदर ने मजबूत लहजे में कहा। लेकिन क्यों सुरिंदर, तू दुश्मन के इलाके में क्यों गया था? इसलिए पिताजी कि अब वो इलाका दुश्मनों का नहीं, दोस्तों का है। क्या मतलब? दुश्मन को मैंने अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया है, और दोस्तों ने उस बात को पूरे राज से छुपा दिया, वरना भरत नवास के लोग शरदचंद्र का बदला मांगते। दोस्त कौन है? जोगिंदर नाथ ने हैरत से पूछा। नैना और पूर्णिमा। पूर्णिमा? भरत नवास की रानी? हाँ महाराज, लेकिन वो हमारी दोस्त कैसे हो सकती है? वो हमारी मित्र है महाराज। मैंने उसकी आंखों के सामने उसके पति का खून किया, लेकिन उसके चेहरे पर करूद ना उभरी। वो खुद भी एक सताई हुई नारी है। पूर्णिमा? जोगिंदर नाथ अब भी हैरत से बोले। हाँ महाराज, उसी की बात कर रहा हूँ। मैं पूरी बात आपको बताऊंगा। भगवान के लिए अपने बेटे को बेशर्म ना समझे। मैं हर बात सोच समझ कर रहा हूँ। आप मेरे माता पिता हैं। आपसे कोई बात छुपाऊंगा तो फिर किससे कहूंगा? आपको मालूम है कि लीलावती की मौत के बाद मैं शरदचंद्र और भरत नवास का सबसे बड़ा दुश्मन था। हम किसी वजह से खामोश थे, लेकिन मेरे मन में भरत नवास के खिलाफ नफरत की आग भड़क रही थी। फिर नैना मिली और उसके जरिए हम शरदचंद्र से बदला लेने में कामयाब हो गए। शरदचंद्र के साथ उसकी रानी पूर्णिमा भी थी, जिसके बारे में नैना ने बताया कि वो तो एक मजलूम लड़की है, जिसे शरदचंद्र ने जबरदस्ती रानी बना लिया है, और उसे खुश करने के लिए भरत नवास की हुकूमत उसके सुपुर्द कर दी है। लेकिन पिताजी, औरत को सिर्फ राजपाट ही नहीं चाहिए, वो खुद भी कुछ होती है। पूर्णिमा शरदचंद्र से नफरत करती थी। उसने किसी से मेरा नाम ना लिया, और पिताजी मैं उससे प्रेम करने लगा। सच्चा प्रेम पिताजी, मैं उसके बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। और पिताजी, मन के हाथों मजबूर होकर मैं उसके पास चला गया। नैना ने मुझे उसके बारे में सब कुछ बता दिया था। मैं उससे मिला और उसने मेरा स्वागत किया। तब उससे बहुत सी बातें हुई। वो हमारी लीलावती की सखी थी और उससे बहुत प्यार करती थी। लीलावती की मजलूमियत पर वो खूब रोई, और पिताजी उसने बताया कि उसे राजपाट से कोई दिलचस्पी नहीं है। तब पिताजी मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया।
सुरिंदर, उसकी माँ चीखी। हाँ माताजी, मुझे क्षमा कर दे, मैंने उससे विवाह करने का अटल फैसला कर लिया है। लेकिन वो विधवा है। विधवा कहाँ है माताजी? उसके मन ने तो शादी कबूल ही नहीं की। वो तो एक जिंदा लाश थी जिसके साथ जो चाहा सलूक किया गया। फिर हम उसे विधवा कैसे कह सकते हैं? तेरा दिमाग फिर गया है रे? सुरिंदर की माताजी परेशान होकर बोली। धीरज रखो सुरिंदर की माँ, इससे बात तो करने दो, जोगिंदर नाथ ने नरमी से कहा। और सुरिंदर चौंक पड़ा। उसे जोगिंदर नाथ से नरमी की तवक्को नहीं थी। उसका हौसला बढ़ गया। उसने पूरी उम्मीद निगाहों से जोगिंदर नाथ की तरफ देखा। सुरिंदर, क्या तू इसका ख्याल अपने मन से निकाल सकता है? पिताजी, अगर मैं ये कर सकता तो आप तक अपने मन का भेद ना पहुंचाता, बल्कि इस ख्याल को मन ही मन में दबा लेता। मैंने ईमानदारी से आपको सब कुछ बता दिया है। तूने इन तमाम मुश्किलात के बारे में गौर किया है जो तेरे रास्ते में होंगी? मैंने खूब गौर किया है महाराज। क्या पूर्णा तुझसे विवाह करने को तैयार हो जाएगी? वो इतनी बड़ी रियासत की रानी है, रियासत की पूरी जिम्मेदारी उस पर है। रियासत के बड़े उसे ऐसा करने से ना रोकेंगे। पूर्णा तैयार है पिताजी। ओह, वो किस तरह सुरेंद्र? क्या वो रियासत छोड़ देगी? नहीं पिताजी, बल्कि उसने एक और पेशकश की है। वो क्या? वो रियासत भरत नवाज हमारे हवाले करने को तैयार है। क्या मतलब? जोगिंदर नाथ बुरी तरह उछल पड़ा। हाँ पिताजी, वो हमसे इतना प्रेम करती है। उसने एक तजवीज पेश की है। उसने कहा है कि अगर खंडाली की फौजें भरत नवाज पर चढ़ाई करके उसे फतह कर लें और जब भरत नवाज फतह हो जाए तो पूर्णा हमारी रैयत होगी। फिर हमें विवाह से कौन रोक सकता है? सुरिंदर ने बताया और जोगिंदर नाथ ने होंठ बीच लिए। और तू अब भी नहीं संभला? तूने इस बात से कुछ नहीं सोचा? क्या पिताजी? सुरिंदर हैरत से बोला। क्या यह बात करके उसने हमारा मजाक नहीं उड़ाया? खंडाली भरत नवाज से टक्कर ले सकता तो क्या हम लीलावती की मौत पर यूं आंसू बहाकर बैठ जाते? खंडाली की फतह का इंतजाम भी वो करेगी पिताजी। क्या मतलब? क्या पहेलियां भिजवा रहा है रे? साफ साफ बात कर। जोगिंदर के लिए ये बात बेहद दिलकश थी। जहां दीदा इंसान था और अपनी हुकूमत वसी करने की ख्वाहिश भी दिल में रखता था, लेकिन वसाइल से मजबूर था। सुरिंदर के इन अल्फाज के बाद उसने संजीदगी से इस मौजू पर गौर किया। उसने सोचा कि शायद आग बराबर लगी हुई है। हाँ पिताजी, मैंने पूर्णा से कहा कि खंडाली भरत नवाज के मुकाबले में कमजोर है। वो भरत नवाज से जंग नहीं कर सकता। तो पूर्णा ने कहा कि ये उसका काम है। वो ऐसे हालात पैदा कर देगी कि खंडाली की फतह यकीनी हो जाएगी। ओह ओह, क्या उसने ये बात दिल से कही है? वो झूठ नहीं बोलती महाराज, मगर इसके लिए उसने क्या तरकीब सोची है? अभी ये बात नहीं हुई। उसने कहा है कि इस बारे में महाराज जोगिंदर से बात कर ली जाए। अगर ऐसा हो जाए। लेकिन उसने ये बात क्यों कही? क्या सोचा है उसने? उसने मुझे बताया है महाराज कि अव्वल तो खंडाली और भरत नवाज के अच्छे ताल्लुकात नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो शाही खानदान से नहीं है जो अपनी मर्जी के फैसले कर सके। इसलिए इसके अलावा और कोई सूरत नहीं है कि खंडाली भरत नवाज को फतह करे और फिर पूर्णा मुझसे विवाह करे। सुरिंदर, अगर हम इस बात के लिए तैयार हो जाएं तो मैं उसको इतला दे दूंगा महाराज। सुरिंदर ने खुश होते हुए कहा। किस तरह? जिस तरह अब मैं उससे मिलकर आ रहा हूँ। इसमें खतरा नहीं है? नहीं महाराज, पूर्णा की राजधानी में मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। सुरिंदर ने मसरूर लहजे में कहा। तो हमने फैसला कर लिया, जोगिंदर नाथ ने कहा। क्या? हम महाराज। सुरिंदर ने खुशी से बेकाबू होकर कहा। तो पूर्णा से कह दे कि हम तैयार हैं। क्या कह रहे हो नाथ? सुरिंदर की मां घबरा कर बोली। क्यों? क्या तुम अपने सुरिंदर के लिए बहू नहीं लाओगी? और फिर पूर्णा से अच्छी बहू और कौन मिल सकेगी? वो जहेज में एक बहुत बड़ी राजधानी लाएगी। जोगिंदर नाथ मुस्कुराते हुए बोला। मगर वो विधवा है। वो मजबूर थी और अगर फेरे मजबूरी में हुए हों तो उनकी कोई हैसियत नहीं होती। ठीक है सुरिंदर बेटे, तुम आराम करो, हमारी तरफ से आ गया है, हम तैयार हैं। और सुरिंदर खुशी के मारे अपने बाप से लिपट गया। जोगिंदर उसके शाने पर थपकियां दे रहा था। फिर सुरिंदर ने मां के चरण छुए और बाहर निकल गया। सुरिंदर की मां परेशान बैठी थी और फिर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। हाय राम, ये कैसा अन्याय है! क्या ये बुरा शगुन नहीं है महाराज? मैं अपने बेटे का विवाह एक विधवा से करूंगी? ये ना हो सकेगा महाराज। होश से काम लो सुरिंदर की मां, तुम तो बिल्कुल बच्ची बन गई। अव्वल तो पूर्णा भरत नवाज की रानी जरूर है, लेकिन क्या वो इस कदर साहिब इख्तियार हो सकती है कि भरत नवाज की फौजों को शिकस्त दिला सके? फर्ज करो वो ऐसा काम कर भी लेती है, तो क्या तुम्हें इस बात पर खुशी नहीं होगी कि खंडाली की हुकूमत किस कदर वसी हो जाएगी? फिर कौन होगा जो हमसे टकराने की हिम्मत कर सकेगा? उसके अलावा ये सोचो कि जवान बेटे से अगर सख्ती करोगी तो क्या वो हाथ से ना निकल जाएगा? क्या तुम उसे रोक सकती हो? मगर मैं अपने सुरिंदर का विवाह किसी विधवा से तो ना होने दूंगी। औरतें पेट की हल्की होती हैं सुरिंदर की मां, इसलिए मन की बात तुमसे करते हुए डर रहा हूं। लेकिन तुम्हारी परेशानी भी सामने है, इसलिए तुम्हें बता दूं कि पूर्णा का विवाह सुरिंदर से कभी ना हो सकेगा। जोगिंदर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं नहीं समझी महाराज। सुरिंदर की मां हैरत से बोली। भरत नवाज फतह करने के बाद पूर्णा की क्या हैसियत होगी? उसे मरवा देना मुश्किल ना होगा और ये काम मेरे जिम्मे। इस तरह बड़ा काम बन जाएगा। मगर तुमने ये बात कहीं मुंह से निकाल दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाय राम, मेरी तो जान ही हलकान हो गई थी। मैं तो समझी तुम भी बेटे की बातों में आ गए। सुरिंदर की मां बोली।
जो कुछ मैंने कहा है उसका ख्याल रखना, कहीं सारे काम चौपट ना कर दो। चिंता ना करो महाराज, मैं किसी से कुछ ना कहूंगी, रानी जी ने कहा और जोगिंदर नाथ मुस्कुराने लगा। पूर्णिमा के सामने कैद खानों में कैद खतरनाक कैदियों की फहरिस्त पड़ी हुई थी। उन सब की हैसियत की तफसील भी उसके सामने थी और वो एक एक तफसील को गौर से पढ़ रही थी। उस वक्त वो इतनी मसरूफ थी कि उसे नैना के आने की खबर भी ना हुई थी। नैना उसे बड़े गौर से देख रही थी। काफी देर के बाद पूर्णिमा ने सर उठाया और नैना को देखकर चौंक पड़ी। अरे नैना, राजरानी, मैं तो बड़ी देर से आपको देख रही थी। हाँ, मैं इतनी मसरूफ थी कि मुझे तेरे आने की खबर ही ना हुई। इतने काम मत किया करो राजरानी जी, देखो तो चांद जैसा चेहरा कैसे कमला गया है। नैना ने प्यार भरे अंदाज में कहा। काम ना करूंगी तो जीवन कैसे गुजारूंगी नैना, छोड़ो इन बातों को। तू सुना, तेरे महेंद्र का क्या हाल है? रूठा पड़ा है कलमुहा कहीं का, मुझे तो उससे नफरत हो गई है रानी जी। कुछ और रोज रुक जा नैना, तेरा काम भी हो जाएगा। पर कोई दूसरा पसंद आया कि नहीं? अभी नहीं रानी जी, पर किसी ना किसी को तलाश कर ही लूंगी। पूर्णिमा ने एक गहरी सांस ली और नैना मुस्कुराने लगी। कहो क्यों हंस रही हो रही? ये ठंडी सांस कोई याद आ गया, नैना ने खिलखिलाते हुए कहा। उसकी याद मन से जाती कब है जो आएगी, वो तो हर समय मन में रहता है नैना। पूर्णिमा ने पुरख्याल अंदाज में कहा। 6 दिन बाकी हैं, अभी सब्र से काम लो रानी जी, वरना समय गुजारना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अपने भाग में तो सब्र ही लिखा है। मन बड़ा उदास है नैना, मगर क्या किया जा सकता है, इसीलिए काम कर रही थी। क्या काम कर रही है रानी जी? नैना, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। करमू मारा गया, उस पापी को ऐश की जिंदगी रास न आई और वो फौरन दीवान बनने के ख्वाब देखने लगा। जिंदा रहता तो खुद भी ऐश करता रहता, हमारे भी काम आता रहता। हाँ, ये तो है रानी जी। बहरहाल अब उसके बदले के किसी आदमी की जरूरत है, लेकिन आदमी ऐसा हो जो भगवान दास से ज्यादा चालाक, उससे ज्यादा खतरनाक और हमारे काम का हो। ओह, तो इन कागजों में तलाश कर रही थी? हाँ, पूर्णिमा उसकी नादानी पर मुस्कुराई। मिल गया, हाँ किसी हद तक, लेकिन बशर्ते कि वो हमारे काम आने पर तैयार हो जाए। पूर्णिमा पुरख्याल अंदाज में बोली। अरे कौन है वो? सरदार ज्वाला चंद खुराना। खुराना, ये नाम तो सुना है राजरानी जी, नैना ने सोचते हुए कहा। शीशेंद्रा का बागी सरदार जिसने भरत नवाज के साथ बगावत की थी मगर नाकाम रहा था और फिर गिरफ्तार हो गया था। अब 10 साल से जेल में सड़ रहा है नामुराद कहीं का। मुझे याद आ गया राजरानी जी, वो तो बड़ा पापी था, बड़ा जालिम। उसने तो इंसानों को गाजरों की तरह काट कर रख दिया था। नैना खौफजदा अंदाज में बोली। हाँ नैना, ऐसा ही आदमी हमारे काम का हो सकता है, बशर्ते कि हम उसे शीशे में उतारने में कामयाब हो गए। हम खतरनाक आदमियों से काम लेना जानते हैं नैना, पूर्णिमा ने बड़े एतमाद से कहा। उसे जेल से रिहा कराने की तदबीर सोचना है। तो नहीं जानती नैना, बुढ़ा तन्हा नहीं है, आज भी शशींद्रा में उसके सैकड़ों आदमी मौजूद हैं और अगर वो हमारे हाथ आ जाए तो हम न सिर्फ उससे बल्कि उसके साथियों से भी काम ले सकते हैं। आप बेहतर समझती हैं राजरानी जी, नैना ने कहा और पूर्णिमा खामोश हो गई। काफी देर तक सोचती रही, फिर गर्दन हिलाकर बोली। जेल के मुंतजिम को रात के खाने पर मदऊ कर लो नैना, मेरा संदेश ले जाओ और महेंद्र के हाथ भिजवा देना। और उसी रात जेल का मुंतजिम पूर्णिमा के सामने खड़ा कांप रहा था। हुक्म करे माई बाप, दास को इतनी इज्जत क्यों दी गई? हमें मालूम हुआ है शंकर दास के तुम हमारे वफादार हो, हम देखना चाहते थे। मेरे भाग राजरानी जी, मैं तो नमक ख्वार हूँ। हम चाहते हैं कि आपके ओहदे में तरक्की हो जाए। जेल खाने संभालते हुए आपको कितना समय बीता? 14 साल हो गए राजरानी जी। अब तुम्हारी तरक्की होनी चाहिए, लेकिन क्या तुम वफादारी का सबूत देने को तैयार हो? गर्दन काट दूंगा राजरानी के लिए, कहकर तो देखें। हमें यही इतला मिली थी कि तुमने हमेशा भरत नवाज की बेहतरी का ख्याल रखा है और पूरी मेहनत से स्वर्गबाज शरद चंद्र के अहकामात की तामील की है। दास का जीवन भी किसी काम आ जाए तो दास उसे अपने भाग समझेगा। हम आपकी तरक्की पर गौर करेंगे शंकर दास, लेकिन आपको मालूम है कि हुकूमत के राज कितने अहम होते हैं। दास जानता है राजरानी जी। तो शंकर दास जी, आपको ये भी बता दूं कि हुकूमत भी बाज मामलात में ऐसे काम पर मजबूर हो जाती है जो पहले समझ में ना आए, लेकिन बाद में उनकी अहमियत का अंदाजा हो जाता है। दास जानता है कि हुकूमत के राज गहरे होते हैं। क्या यह बात जरूरी है शंकर दास कि अगर कोई बात तुम्हें उल्टी लगे तो आप उसका खोज लगाने बैठ जाएं? अगर राजरानी की आज्ञा हो तो दास को सोचने की क्या जरूरत है? राजदारी शर्त है शंकर दास। दास की जबान काट दी जाए अगर कोई पाप हो जाए तो। बेशक आप वफादार है और हम वफादारों को नजरअंदाज नहीं करते। नैना, शंकर दास का इनाम लाओ। और अशरफियों की कई थैलियां शंकर दास के सामने रख दी गईं। शंकर दास उन थैलियों को देखकर बिल्कुल ही हवास बाख्ता हो गया था। हमारी तरफ से यह मामूली सा इनाम रखो शंकर दास, और बड़े इनाम का इंतजार करो। राजरानी, आप बड़ी दयालु हैं, शंकर दास कांपते हुए बोला। हम आपसे एक खास काम लेना चाहते हैं शंकर दास, आज्ञा दे राजरानी जी। हूँ। पूर्णिमा चंद लम्हा सोचती रही, फिर बोली। शीशेंद्रा में एक शख्स ने महाराज के खिलाफ बगावत की थी, क्या नाम था उसका? ज्वाला चंद खुराना, शंकर दास ने जल्दी से कहा। और जेल भुगत रहा है, क्या वो जिंदा है? हाँ राजरानी जी, और वही दमखम है, बड़ा खतरनाक इंसान है, शंकर दास ने बताया। हम उससे मिलना चाहते हैं शंकर दास, हमें उससे कुछ मालूमात हासिल करना है।
जो आ गया राजरानी जी, लेकिन इस तरह के किसी को कानो कान खबर ना हो। क्या राजरानी जेल खाने में मिलेंगी? कहाँ कैद है वो? फांसी घर वाले कैद खाने में। वहाँ कोई ऐसी जगह मौजूद है जहाँ उसे जेल खाने से निकाल कर लाया जा सके? फांसी घर की इमारत मौजूद है राजरानी जी। तब शंकर दास आप उसे निहायत एहतियात से फांसी घर की इमारत में ले आए। हम आज रात ही उससे मिलेंगे। हम आम औरतों की हैसियत से वहां पहुंचेंगे। आप किसी को कुछ ना बताएं, यहाँ तक कि सिपाहियों वगैरह को भी कुछ मालूम ना हो। आप बिल्कुल खामोशी से इंतजार करें। दास पर भरोसा रखें राजरानी जी। इतनी खामोशी से काम होगा कि किसी को कानो कान खबर ना होगी। शंकर दास ने कहा। उसके हाथ पांव मुसरत से फूल रहे थे। पूरी जिंदगी गुलामी में गुजार दी थी। कभी ऐसा मौका ना मिला था कि महाराज शरद चंद्र के दर्शन हो जाते। बस तनख्वाह मिलती और गुजारा चलाते। इतनी बड़ी दौलत हाथ आई थी कि भाग खुल गए थे और अब वो उसे लेकर यहाँ से रफू चक्कर होना चाहते थे। मुमकिन है कोई उस्ताद आ पड़े। भोजन करने के बाद वो हाँफते कांपते रुखसत हो गए और पूर्णिमा ने मुस्कुराते हुए नैना को देखा। क्या ख्याल है नैना? क्या आदमी भरोसे का साबित होगा? अब तो जीवन भर भरोसा करेगा। पापी माल ले गया है, माल। नैना तो अपने महिंदर को कह के एक मामूली से रथ का बंदोबस्त करे। हम दोनों चोर दरवाजे से चलेंगे। महिंदर से कहना कि बड़े चौक पर हमारा इंतजार करें। नैना के चेहरे पर एक लम्हे के लिए तरद्दुद के आसार उभरे। फिर उसने गर्दन हिलाकर कहा, ठीक है राजरानी जी। क्यों, क्या सोचने लगी थी? महिंदर के बारे में सोच रही थी राजरानी जी। आजकल उसका थोबड़ा चढ़ा हुआ है। मुश्किल ही से राजी होगा और अब उसे ज्यादा मामलात में राजदार बनाना ठीक भी तो नहीं है। चिंता मत कर नैना। पूर्णिमा अभी इतनी कमजोर नहीं हुई कि महिंदर जैसे गधे उसके सामने आ सके। वैसे महिंदर का इंतजाम जल्द से जल्द हो जाएगा। और तू कैसी औरत है नैना कि तू एक गधे को गधा नहीं बना सकती। अपने काम निकाले, उसके बाद उसे देख लेंगे। ठीक है राजरानी जी, मगर मेरा मन अब उसके पास जाने को ना चाहे है। पर यह काम तो करना ही है। हाँ नैना, ये काम तो करना ही है, पूर्णिमा मानीखेज अंदाज में बोली। और फिर उसी रात नैना महिंदर की आगोश में दराज उसे गधा बना रही थी। राजरानी तुझे बड़ा पसंद करे है रे, कह रही थी। राजकुमार लगे है बिल्कुल। सच कह रही है? महिंदर खुश होकर बोला। तो और क्या झूठ बोलूंगी? कह रही थी नैना तू बड़ी भाग्यवान है, तुझे महिंदर जैसा कड़ियल मर्द मिला है। उसकी कदर करा कर। मैंने जवाब दिया, अंग अंग तोड़ दे है रे मेरा। और क्या कदर करूं? अरे हु झूठी कहीं की। मैं झूठ बोल रही हूं? नैना ने आंखें निकाल कर कहा। नहीं नहीं, सच बोल रही है भाग्यवान। पर मैं महसूस करूं हूं नैना, तू मुझसे अब पहला सा प्रेम नहीं करे है। तुझे क्या मालूम पगले? नैना ने नफरत से होंठ सुकोड़ कर कहा। और फिर चौंक कर बोली, हाय दिया, मैं तो भूल ही गई। क्या? अरे जल्दी कर, कपड़े पहन। रानी जी क्या सोच रही होंगी? इस समय कहाँ जाना है? तू उठ तो सही, कपड़े पहन, अपना रथ ले और बड़े चौक पर मेरा और रानी जी का इंतजार कर। क्या हो गया नैना तुझे? सच कहूं रे, देर हो गई। रानी जी इंतजार कर रही होंगी। तेरे पास आकर मैं संसार भूल जाऊं। रानी जी नाराज हो गई तो खैर नहीं है। इस समय भी रानी जी? अरे तेरा पेट नहीं भरा अभी तक? जल्दी कर, देर हो गई तो बहुत बुरा होगा। और फिर महिंदर भी तैयार हो गया। ख्याल रखियो, जरा राज का काम है बड़े चौक पर। हाँ ठीक है भाग्यवान, महिंदर ने कहा। और फिर वो कपड़े पहनकर बाहर निकल आया, रथ लिया और बड़े चौक पर पहुंच गया। उसे ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। थोड़ी ही देर बाद उसने अंधेरे में दो साए देखे। दोनों औरतें मामूली साड़ी बांधे हुई थी और दोनों ने पीली चादरें ओढ़ रखी थी। महिंदर ने नैना की चाल पहचान ली। थोड़ी देर बाद उसके करीब पहुंच गई। महिंदर नैना ने आवाज दी, आजा नैना, मैं यहाँ हूँ। पूर्णिमा और नैना रथ पर सवार हो गई। तब नैना ने कहा, फांसी घर चलो महिंदर। और महिंदर के होश उड़ने लगे, लेकिन उसने खामोशी से रथ को बढ़ा दिया। वो जानता था कि पूर्णिमा भी रथ में मौजूद है, लेकिन फांसी घर जाने का किस्सा क्या है? लेकिन ये बातें वो दिल ही दिल में सोच सकता था। जबान पर लाने की किस्म मजाल थी और उसकी खुशकिस्मती थी कि उसे राजरानी का इस कदर कुर्ब हासिल था। वरना कौन था जो राजरानी के काम आने को तैयार न होता। चुनाचे वो खामोशी से चलता रहा। रथ में दोनों औरतें भी खामोशी से बैठी थी। रास्ते में कोई गुफ्तगू किसी तौर मुनासिब नहीं थी। सफर खासा तवील था, लेकिन रथ भी तेजी से सफर कर रहा था। और फिर दूर से फांसी घर की इमारत साफ नजर आने लगी थी। रात की तारीकी में उस पर मध्यम चिराग भी जल रहे थे और उन चिरागों ने माहौल को और पुरअसरार बना दिया था। दोनों खामोशी से नजदीक आती हुई इमारत को देखती रही और फिर रथ इमारत के करीब पहुंच गया। तब एक आड़ से एक साया निकला और रथ के करीब पहुंच गया। ये शंकर दास था। शंकर दास, पूर्णिमा ने आवाज दी। राजरानी के जय। शंकर दास ने कहा, इंतजाम हो गया। राजरानी की आज्ञा का पालन किया गया है। रानी जी नीचे उतर आई और फिर उसने नैना से कहा, नैना तुम यहाँ इंतजार करो, जो हुक्म रानी जी। नैना ने अदब से कहा और मुस्कुराकर महिंदर की तरफ देखने लगी। आओ शंकर दास, पूर्णिमा ने कहा और शंकर दास के पीछे चलने लगी। कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी उसे यहाँ तक लाने में? रास्ते में पूर्णिमा ने पूछा। कोई खास दिक्कत नहीं राज। हाँ, उसका ख्याल जरूर रखना पड़ा। खतरनाक आदमी है, किसी भी वक्त कोई हरकत कर सकता है। पूर्णिमा ने गर्दन हिलाई। थोड़ी देर के बाद वो फांसी घर की इमारत के एक कमरे के सामने पहुंच गए।
जिसका दरवाजा बंद था उसमें पीतल जड़ी हुई थी, जिन्हें तोड़ना और खोलना इंसान के बस की बात नहीं थी। इसके बावजूद शंकर दास ने दरवाजे में ताला डाल दिया था। उसने ताला खोला और पूर्णिमा से पूछा, क्या अंदर रोशनी का माकूल इंतजाम है? हाँ राजरानी जी, अंदर एक बड़ा शमेदार मौजूद है। उसकी एक शमा रोशन है, आप कहें तो दूसरी शमे भी रोशन कर दूं? नहीं ठीक है, तुम यहाँ से दूर जाकर रुको, मैं तुम्हें आवाज दूंगी। तब तो राजरानी अकेली उसके पास जाएंगी। हाँ हाँ, क्या हर्ज है, तुम चिंता ना करो, मैं पूर्णिमा हूँ, बड़े बड़े सरकशों को आराम करना जानती हूँ। पूर्णिमा खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई और शंकर दास अहमकों की तरह सर खुजाता हुआ रह गया। पूर्णिमा ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। अंदर एक खूबसूरत शमेदान में एक शमा रोशन थी। पूर्णिमा ने कमरे की दूसरी चीजों को देखा और सीधी शमादान की तरफ बढ़ी और फिर उसने तिनका उठाकर लो पर रखा और जले हुए तिनके से दूसरी शमे रोशन करने लगी। उसके अंदाज से लापरवाही टपक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी दूसरे के वजूद का एहसास ही ना हो। उसने अभी तक खुद को कमरे में तन्हा ही महसूस किया हो और एक आराम कुर्सी पर दराज एक कवि हैकल वजूद गहरी निगाहों से उसका जायजा ले रहा था। यह एक देव पैकर इंसान था जिसके सर के बाल बेतहाशा बढ़े हुए थे, बड़ी बड़ी आंखों में सख्त वहशत थी। अजीब सी शख्सियत का मालिक था वो। पूर्णिमा ने सारी शमें रोशन कर दी और कमरे में तेज रोशनी फैल गई। फिर वो देव पैकर इंसान की तरफ मुड़ी और एक जगह खड़े होकर उसे देखने लगी। वो भी खामोशी से पूर्णिमा को देख रहा था। दोनों की नजरें एक दूसरे पर जमी हुई थी। एक तरफ ज्वाला चंद खुराना की खौफनाक डरावनी सुर्ख आंखें थी और दूसरी तरफ पूर्णिमा की हसीन लेकिन पुरस्रार आंखें। आज से कबल किसी जयाले की हिम्मत ना हुई थी कि एक सरसरी निगाह ज्वाला से मिला सके। ज्वाला को अपनी आंखों पर बड़ा नाज था, लेकिन आज उसका गरूर टूट गया और टूटा भी किससे था? एक हसीन सी नाजुक सी कामनी से। तू कौन है सुंदरी नजदीक का? उसने उसी लापरवाही से कहा और पूर्णिमा पुरवकार अंदाज में चलती हुई उसके सामने पहुंच गई। कौन है तू? ज्वाला ने पूछा। पूर्णिमा सर्द आवाज में बोली। पूर्णिमा ज्वाला ने पुरख्याल अंदाज में दोहराया और फिर बेइख्तियार उछल पड़ा। पूर्णिमा, राजरानी पूर्णिमा। हाँ, पूर्णिमा ने उसी सुकून से कहा और खुराना उछल कर खड़ा हो गया। वो अजीब सी निगाहों से उसे घूरता रहा, लेकिन पूर्णिमा के चेहरे पर सुकून ही छाया रहा। तब कई मिनट की पुरस्रार खामोशी के बाद खुराना ने कहा, मैं इस गुस्ताखी की क्षमा नहीं मांगूंगा राजरानी, क्योंकि मैं बहरहाल बागी हूँ। आप चाहें तो मेरी सजा कुछ और सख्त कर दें। कितने अरसे से यहाँ कैद हो खुराना? 10 जग बीत गए हैं राजरानी। खुराना ने गर्दन उठाकर आंखें बंद करके कहा। भरत नवाज के हालात की इतला मिलती रहती है। हाँ, लोगों की जबानी कभी कभी कुछ पता चल जाता है। अब तो बाहर की दुनिया सपना बन गई है। क्या अब भी फूल खिलते हैं रानी जी? क्या अब भी बाहर आती है? उसने अजीब से अंदाज में कहा। पूर्णिमा उसे देखती रही, फिर उसने उसी संजीदगी से अपना सवाल दोहराया। क्या तुम्हें मालूम है कि महाराज शरचंद्र स्वर्गवास हो गए? हाँ, मुझे मालूम हुआ था। मुझे मालूम है कि भरत नवाज के हुक्मरान अब आप हैं, लेकिन मैंने भूलकर भी ये नहीं सोचा था कि कोई मेरी तरफ भी तवज्जो देगा। तुमने बगावत क्यों की थी खुराना? क्योंकि मैं शिशंदरा की मासूम आवाम पर शरदचंद्र के जालिम सिपाहियों का जुल्म नहीं देख सकता था। शिशंदरा का हाकिम चंद्रदीप एक शफाक दरिंदा था। इलाके के किसी शख्स की जानो माल महफूज नहीं थे। हमने दर्जनों बार अपनी शिकायतें महाराज तक पहुंचाई, लेकिन मुझे क्षमा कर दे राजरानी, चंद्रदीप के अलावा किसी की नहीं सुनी जा सकती थी, क्योंकि वो महाराज को जवानियां मुहैया करता था। पहाड़ी हसीनाएं जो किसी की इज्जत होती होंगी महाराज को बहुत पसंद थी। चनाचे हमारी आवाज ना सुनी गई तो हम सरकशी पर उतर आए। उसकी सजा जरूरी थी, सो वो हमें मिली। चंद्रदीप? हाँ राजरानी, चंद्रदीप। वो अब भी वहां का इंतजाम संभाले हुए हैं। आह, मासूम शिशंदरा वाले आज भी उसके जुल्म से महफूज ना होंगे। क्या तुमने कोई टोली बनाई थी खुराना? हाँ राजरानी जी, लेकिन बदन की खाल उतार दे, उनमें से किसी का नाम नहीं बताऊंगा। मैं नाम नहीं पूछ रही खुराना। हाँ, ये बता दो तुम्हारे साथियों की तादाद कितनी है? बहुत है राजरानी, हर मजलूम मेरा साथी है। क्या चंद्रदीप तुम्हारा मुजरिम है खुराना? हाँ राजरानी, काश उसकी गर्दन उतारने का मौका मिल जाता। अगर ये मौका तुझे दे दिया जाए खुराना, पूर्णिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठाकुर ज्वाला चंद खुराना वादा करता है कि उसके बाद पूरी जिंदगी जेल में गुजार देगा। खुराना ने भारी आवाज में कहा। उसका लहजा बेहद मजबूत था। हमें इसका क्या सिला मिलेगा ज्वाला? सिला मैं क्या दे सकूंगा राजरानी? अगर आप शिशंदरा की आवाम को चंद्रदीप के जुल्म से निजात दिला दोगी तो इसका सिला आपको भगवान देगा। हमें तुमसे भी सिले की जरूरत है खुराना। शरदचंद्र जी अयाश थे, उन्होंने रियासत के आवाम के साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन हमें उनका पूरा पूरा एहसास है। जो मजलूम है, हम भरत नवाज की किस्मत की मालिक हैं खुराना, लेकिन हमारे ऊपर कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं। हम भी कुछ लोगों को जवाबदेह हैं, इसलिए वो नहीं कर सकते जो करना चाहते हैं। अलबत्ता हम दिल के हाथों भी मजबूर हैं और मजलूमों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मेरे बारे में राजरानी की क्या राय है? हम तुम्हारे पास छुप कर आए हैं खुराना। हमें तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। हुक्म दे राजरानी जी, हम तुमसे एक काम लेना चाहते हैं खुराना। दास तैयार है, तुम यहाँ से शिशंदरा जाओ। खुराना, सबसे पहले चंद्रदीप से अपना बदला लो, उसको मौत के घाट उतार दो, फिर खूब दहशत गर्दी करो और जब हमारी फौजें
शिशेंद्रा पहुंच जाएं, फिर तुम गिनराली की तरफ निकल जाओ। हम फौजें जरूर भेजेंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ ये आज्ञा देंगे कि वो खड़ोना को तलाश करें। शिशेंद्रा, गिनराली, राजनपुर की सरहदों पर भी उन्हें एक भी मंच का खून बहाने की इजाजत नहीं होगी। तुम भी इंसानों को हलाक करने से परहेज करना, बस दहशतगर्दी करते रहना, यह हमारा काम है। इसके बाद खुराना, हमने अगर तुम्हें गिरफ्तार भी कर लिया तो तुमसे एक सौदा करेंगे, हम तुम्हें शिशेंद्रा का हाकिम बना देंगे। राजरानी खुराना के चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। राजरानी, क्या मुझे आजाद कर दिया जाएगा? हाँ, इसी वक्त अभी तुम आजाद हो खुराना। राजरानी, खुराना ने आगे बढ़कर पूर्णिमा के पांव पकड़ लिए। आप बड़ी दयालु हैं राजरानी जी। आपने तो मुझे आजादी दे दी। मैं चंद्रदीप को जरूर हलाक करूंगा, लेकिन आपके खिलाफ मैं बगावत कैसे करूंगा? आपने तो मुझ पर, यह हमारा काम है खुराना, ये काम तुम हमारे लिए करोगे। आपके लिए? खुराना हैरत से बोला। हाँ जवाले चंद, हमारे बहुत से मुखालिफ हैं जो हमें राजगद्दी पर नहीं देखना चाहते। इसके लिए हमें ऐसे चक्कर चलाने पड़ते हैं। ये समझ लो तुम हमारी मदद करोगे। दास हर हुक्म के लिए हाजिर है। आज्ञा दे राजरानी जी। जाने से पहले आपके एक मुखालिफ को खत्म कर दूं। अभी नहीं खुराना, हम बिला वजह किसी की हत्या नहीं करते। जब हम उन्हें सियासत से मार सकते हैं तो फिर वैसे मारने की क्या जरूरत है? हाँ खुराना, अगर तुम हमारे मित्र बन जाओ तो अगर जरूरत पड़ी तो हम तुमसे काम लेंगे। आपने शिशेंद्रा के अवाम पर जो एहसान किया है राजरानी जी, उसके बदले खुराना आप पर जीवन वारने को तैयार है। जब भी आपको खुराना की जरूरत पड़े उसे आवाज दे लेना। हम दोस्त हैं खुराना, पूर्णिमा ने कहा। हाँ राजरानी, खुराना आपका दास है। ठीक है खुराना, मुमकिन है कभी तुम्हारी मदद की जरूरत पेश आ जाए। काम समझ चुके हो ना? अच्छी तरह समझ चुका हूँ राजरानी जी, आप चिंता ना करें। जैसी आपने आज्ञा दी है वैसा ही होगा। जवाला चंद खुराना ने कहा। आओ मेरे साथ आओ, पूर्णिमा ने कहा, और खुराना बेयकीनी के से अंदाज में पूर्णिमा के साथ बाहर निकल आया। वैसे अपनी निजात दहिंदा के लिए उसके दिल में बहुत इज्जत थी। शंकर दास उसी तरह पूर्णिमा के साथ खुराना को देखकर शशदर रह गया था। शंकर दास, पूर्णिमा ने उसे मुखातिब किया। राजरानी जी, अगर खुराना जेल से फरार हो जाए तो तुम्हारे ऊपर क्या जिम्मेदारी होगी? मेरी गर्दन मार दी जाएगी। किसके हुक्म पर? रानी जी के हुक्म पर। और अगर हम तुम्हें कहें कि खुराना के लिए एक घोड़े और रास्ते के खाने का बंदोबस्त करो तो? शंकर दास आज्ञा का पालन करेगा राजरानी जी। तो सुनो शंकर दास, तुम अभी किसी को नहीं बताओगे। अगर कोई खुराने के बारे में पूछे तो उससे बताना कि वो कहीं दूसरी जेल में भेज दिया गया है, और अगर बात खुल जाए तो तुम कह सकते हो कि वो जेल से फरार हो गया है। जाहिर है तुम्हें हमारे अलावा और कोई सजा नहीं दे सकेगा, और हम तुम्हें बतौर सजा 1000 अशरफियां देंगे। जो आ गया राजरानी, शंकर दास ने खुश होकर कहा। खुराना के लिए दोनों चीजों का बंदोबस्त कितनी देर में करोगे? 10 मिनट में राजरानी। तो फिर जाओ, इसे एहतराम के साथ रुखसत कर दो। इसे हथियार भी देना कि यह रास्ते में अपनी हिफाजत कर सके, पूर्णिमा ने कहा, और शंकर दास ने गर्दन झुका दी। भगवान तुम्हारी रक्षा करे खुराना, पूर्णिमा ने कहा और वापस मुड़ी। खुराना ने दोनों हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया और फिर वो शंकर दास के साथ चल पड़ा। पूर्णिमा वापस रथ की तरफ चल पड़ी जहां नैना और महेंद्र एक दूसरे में गुम थे। उसके कदमों की चाप सुनकर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। पूर्णिमा खामोशी से रथ पर बैठ गई और रथ चल पड़ा। सुरिंदर ने न जाने किस तरह 15 दिन गुजारे थे। 14वीं रोज की रात को ही वो अपने शानदार घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा था। दुश्वार गुजार रास्ते और रात का सफर बड़ी खतरनाक बात थी, लेकिन इश्क की तकमील ही खतरनाक रास्तों से गुजरने पर होती है। सुरिंदर हवा में उड़ा जा रहा था। उसके घोड़े को चूंकि किसी से इश्क नहीं था, इसलिए उसे जरूर मुश्किलात पेश आ रही थी, लेकिन उस जानवर ने सिर्फ वफाशियारी सीखी है, इसलिए उसने अपनी मुश्किलात भुला दी थी। मालिक को मंजिल पर पहुंचाना उसका निस्बुल ऐन था। उसने बहुत सी जिम्मेदारियां अपने सर ले ली थी। सुरिंदर की निगाहों में तो पूर्णिमा थी, कटोरा सी आंखें और मुस्कुराते लब, कुशादा पेशानी जिस पर चांद की बिंदिया सजी, मरमरी बदन, होठों का लम्स सुरिंदर को अभी याद था, और वो लम्स उसकी रगों में हरारत बनकर दौड़ रहा था। वो घोड़े को कल का घोड़ा बना देना चाहता था और घोड़ा मालिक से पूरा ताउन कर रहा था। जोगिंदर नाथ की तरफ से इजाजत मिल चुकी थी, अब क्या मुश्किल थी। बस पूर्णिमा को यह खुशखबरी सुनानी थी कि रास्ते के पत्थर हटते जा रहे थे। रात गुजरती रही और घोड़ा फासले तय करता रहा। सूरज की किरणों ने जमीन छुई ही थी कि वो भरत निवास पहुंच गया। उस खुफिया रास्ते पर कोई पाबंदी नहीं थी, कोई उस पर निगाह नहीं रखता था, और सुरिंदर आम इंसानों के लिबास में था। उसने अपनी मखसूस सराय की तरफ रुख किया और फिर सराय के अस्तबल में घोड़े को आराम के लिए छोड़कर वो खुद भी आराम करने चला गया। सराय के मालिक ने उसके लिए तमाम बंदोबस्त कर दिए थे। दिन की रोशनी में सुरिंदर राजमहल की तरफ रुख नहीं कर सकता था। उसके लिए रात ही मुनासिब थी और उसे पहाड़ जैसे दिन को काटना था। दिल तो चाह रहा था कि उसी वक्त कुएं यार की राह ले, लेकिन अकल रोक रही थी और अकल की आवाज दुरुस्त थी। रात भर का जागा हुआ था। अगर पूर्णिमा पास होती तो नींद का सवाल ही नहीं था। अब चूंकि तन्हा था, इसलिए सोचा कि थोड़ी सी नींद ही निकाल ले। सोया तो बेखबर हो गया और शाम ही को आंख खुली।
सूरज झुका हुआ देखकर उसे बड़ी मुसरत हुई। नींद ने उससे भरपूर ताउन किया था। एक तो थकन उतर गई थी, दूसरे वक्त कट गया था और वो बहुत खुश था। नया लिबास उसके साथ था। गुस्ल वगैरह करके उसने लिबास तब्दील किया और उसकी शख्सियत उभर आई। लेकिन वो अपनी शख्सियत को दूसरों की नजरों से बचाना चाहता था, इसलिए जब तक रात ना हो गई सराय से ना निकला। हाँ, रात के दिए रोशन होते ही उसने सराय छोड़ दी। अब वो पैदल कुएं यार की तरफ जा रहा था। गोल बाग की तरफ पहुंचा तो चांदनी चटक उठी थी। वो सोच रहा था कि क्या पूर्णिमा को भी ये रात याद होगी, क्या वो भी उसी तरह घड़ियां गिन रही होगी। उसका ख्याल दुरुस्त से निकला। संगे मरमर के हौज के नजदीक एक मरमरी मुजस्मा नस्ब था। हुस्न जमाल का मुजस्मा मोहब्बत और सादगी का पैकर उसकी लंबी चोटी लहरा रही थी और वो साकित बैठी कुछ सोच रही थी। क्या ये उसका इंतजार है? सुरिंदर ने सोचा और उसी इंतजार पर उसके दिल में मस्तियां भर गईं। वो दबे कदमों पूर्णिमा की तरफ बढ़ा। पूर्णिमा ख्याल में ऐसी खोई हुई थी कि उसके कदमों की आहट भी ना सुनी। उसका दिल चाहा कि पूर्णिमा आंखें बंद करे, लेकिन फिर सोचा नाजुक दिल है, डर ना जाए। उसने बड़े प्रेम से आवाज दी, पूर्णिमा। और पूर्णिमा बेसाख्ता उछल पड़ी। वो खड़ी हो गई। वो पागलों की माने सुरिंदर को देखने लगी और दूसरे लम्हे वो उससे लिपट गई। सुरिंदर, मेरे सुरिंदर, तुम आ गए मेरे, और उसके सीने में समाने की कोशिश करते हुए बोली। उसने अपने खूबसूरत हाथों में सुरिंदर को कस लिया जैसे एक जान होना चाहती हो। सुरिंदर को संसार की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। अपने प्रेम का ये जवाब उसके ध्यान में नहीं था। उसे नहीं मालूम था कि भरत नवाज की रानी भी इतनी बेकरारी से उसका इंतजार कर रही होगी। पूर्णिमा की मोहब्बत के सोते फूट पड़े। उसके सीने में छुपा हुआ तूफान उबल पड़ा। उस वक्त उसका सियाही जहन थोड़ी देर के लिए सो गया था। उस समय वो औरत थी, मर्द की तलबगार, वो भी अपने पसंदीदा मर्द की, मोहब्बत की भूखी अमंगों से सरशार। उस वक्त सुरिंदर जरा सी कोशिश करता तो जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद हासिल कर सकता था। पूर्णिमा के चेहरे से जज्बात उमड़ रहे थे। ना समझ सुरिंदर उस औरत की फितरत से ना वाकिफ था। उसने कोई कदम आगे ना बढ़ाया और पूर्णिमा जज्बात से तड़पती रही। लेकिन यह वक्ती जुनून था। उसके भंवर से थोड़ी देर के बाद वो निकल आई और खुश हुई कि जज्बात के हाथों वो सस्ती नहीं हो सकी। सुरिंदर ही ना तजर्बेकार था। सुरिंदर, उसने मोहब्बत भरी निगाहों से सुरिंदर को देखते हुए कहा। पूर्णिमा, सुरिंदर ने उसके हाथों को सीने पर रखते हुए कहा। कैसी बीती है? बहुत कठिन पूर्णिमा। 15 रोज 15 जग बन गए थे। बस भगवान से ही प्रार्थना करता रहता था कि जल्दी से समय बीत जाए। सुरिंदर ने जवाब दिया। यही हालत मेरी थी सुरिंदर। पूर्णिमा ने कहा। तुमने 15 दिन की कैद क्यों लगा दी है पूर्णिमा? तुम्हें रास्ता लंबा तय करना पड़ता है सुरिंदर। मैं ये कैसे गवारा कर सकती हूँ कि तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाओ। मैं तुमसे रोज मिलना चाहता हूँ पूर्णिमा। मुश्किल है सुरिंदर, कैसे मिलोगे? मैं खंडाली वापस नहीं जाऊंगा। ये बहुत बड़ी भूल होगी जो सारे काम बिगाड़ देगी। फिर मुझे बताओ मैं क्या करूं पूर्णिमा? मैं कैसे समय गुजारूं? एक होने की कोशिश करो सुरिंदर, जितनी जल्दी हो सके। एक खुशखबरी सुनो पूर्णिमा। सुनाओ। मैंने पिताजी को तैयार कर लिया है और वही सब कुछ करने को तैयार होगे जो तुम कहोगी। ओह सुरिंदर, क्या तुमने उन्हें बता दिया कि तुम भरत नवाज फतह करने के बाद मुझसे विवाह कर लोगे? हाँ पूर्णिमा, मैंने बता दिया है। वो तैयार हो गए। हाँ, मैंने तैयार कर लिया है, सुरिंदर ने बताया और पूर्णिमा पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगी। फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा। ठीक है सुरिंदर, वापस जाकर तुम जंग की पूरी तैयारियां करो। तुम्हारी फौजों को बहुत थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन खबरदार, तुम्हारी फौज के किसी भी आदमी को यह बात नहीं मालूम होनी चाहिए कि तैयारियां कहाँ चढ़ाई के लिए हो रही हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अगर भरत नवाज पहुंच गई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। भरत नवाज पूरी तरह से मुकाबला करेगा और उसके लिए तुम्हारी फौजों को बहुत नुकसान होगा। मैं जानता हूं पूर्णिमा, लेकिन इसके बाद क्या होगा? बताती हूं मेरे सुरिंदर। मैंने सरहदों पर गड़बड़ के इंतजाम किए हैं। मेरे मित्र मेरे लिए काम कर रहे हैं। सरहदों पर गड़बड़ शुरू होते ही मैं फौजों को सरहदों पर रवाना कर दूंगी। इस तरह फौज टुकड़े टुकड़े होकर बढ़ जाएगी और भरत नवाज और खंडाली का कोई मुकाबला नहीं रहेगा। हर काम तेजी से होगा और फिर भरत नवाज फतह करने के बाद तुम मुझे कैद कर लेना। मैं ऐलान करूंगी कि भरत नवाज की फौजें जहां कहीं भी हों, खंडाली के लिए हथियार डाल दें। सुरिंदर मुंह फाड़े ये खतरनाक स्कीम सुन रहा था। वो पूर्णिमा की मोहब्बत से बेपनाह मुतासिर हो गया था, जो अपनी मोहब्बत के लिए ये सब कुछ कर रही थी। उसने सवाल कर ही दिया। तुम मेरे लिए सब कुछ करने पर तैयार हुई हो पूर्णिमा? हाँ सुरिंदर, मैं तो तुम्हारे लिए पूरे संसार को मिटाने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे मिल जाओ तो संसार में मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। मेरी पूर्णिमा। सुरिंदर उसे अपने सीने से लगा लिया और फिर सारी रात वो उसी तरह मोहब्बतें करते रहे। फिर जब दिन की रोशनी ने दस्तक दी तो वो चौंके। सुबह हो गई पूर्णिमा। सुरिंदर ने डूबते लहजे में कहा। हाँ आप जाओ सुरिंदर, हमें संसार की निगाहों का भी ख्याल रखना है। फिर कब आऊं? 15 दिन के बाद। इन 15 दिनों में तुम अपनी फौजों को पूरी तरह तैयार कर लो। पूर्णिमा। सुरिंदर ने उसे आखिरी बोसा दिया और फिर वो बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। फिर उसी रोज उसने खंडाली की राह ली और उसका घोड़ा वापसी का सफर तय करने लगा।
फिर एक सूप जेल खाने के इंचार्ज शंकर दास ने दरबार में पूर्णिमा के सामने हाजिर होकर शिशिंद्रा के जवाला खोड़ाना की फरार की दास्तान सुनाई। जवाला चंद खोड़ाना पूरे सरार तौर पर गायब हो गया था। जवाला चंद खोड़ाना कौन था? पूर्णिमा ने पूछा। ये एक बागी सरदार जिसने काफी ऊधम मचाया था। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर उसने फिर से हरकतें की तो हम उसकी सरकूबी कर सकते हैं, पूर्णिमा ने कहा और शंकर दास को आइंदा एहतियात रखने की हिदायत करके रुखसत कर दिया। यूं इस जबरदस्त खबर की अहमियत खत्म कर दी गई और दरबारियों पर भी खास असर नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त लोग जबान खोलने लगे जब शिशिंद्रा से चंद खौफनाक खबरें दरबार में ही मौसूल हुई थी। राजरानी पूर्णिमा शिशिंद्रा के बागी सरदार खोड़ाना ने फिर से बगावत कर दी है। उसने शिशिंद्रा के हाकिम चंद्रदीप के पूरे घराने को जलाकर भस्म कर दिया है। चंद्रदीप हलाक हो गया और बागी शिशिंद्रा में अंधेर मचा रहे हैं। आखिर शिशिंद्रा ने बगावत क्यों की थी? क्या शिकायत है उन्हें? क्या चाहते हैं वो? पूर्णिमा ने पूछा। वो चंद्रदीप के खिलाफ थे, उसकी हुकूमत तस्लीम नहीं करते थे। उसकी कोई वजह जरूर होगी, पूर्णिमा ने कहा, लेकिन इस बात का उसे कोई जवाब ना मिला। तब उसने फौजों के कमांडर अजीत सिंह को मुखातिब किया। अजीत सिंह, आप 4000 फौज शिशिंद्रा रवाना कर दें, लेकिन इस इंचार्ज को हिदायत कर दें कि किसी भी कीमत पर शिशिंद्रा के किसी एक मनुष्य का भी खून ना बहाया जाए। वो सिर्फ बागियों के सरदार को गिरफ्तार करने की कोशिश करें और उसे तकलीफ दिए बगैर हमारे पास ले आएं। उन्हें यह हिदायत सख्ती से दी जाए। जो हुक्म राजरानी जी, हम अपनी पूरी जनता के साथ न्याय चाहते हैं। किसी मंच का खून ना बहाया जाएगा, क्योंकि सारे खून हमारी गर्दन पर होते हैं। और पूरे दरबार में राजरानी की जय जयकार होने लगी थी। जिसके दौर में रियासत भरत नवाज के शहरियों की जिंदगी महफूज थी, यूं पूर्णिमा ने भरत नवाज की आज़ादी पर गुलामी की एक मोहर सब्त कर दी। बहरहाल अजीब जहन पाया था उसने और कामयाबियां भी उसके कदम में लौटती थीं। ठीक 10 दिन बाद एक बार फिर दरबार में हलचल मच गई। इस बार सरदार खोड़ाना का नाम खुलकर सामने आया था। सरदार खोड़ाना अब बराह रास्त बगावत कर रहा था। उसने गिनराली में बगावत कर दी थी। हाँ, शिशिंद्रा में चंद्रदीप की मौत के बाद अमन व अमान था। अजीत सिंह, मालूम होता है आपने किसी तजर्बेकार जर्नैल को नहीं भेजा। 4000 फौज किसी तजर्बेकार जर्नैल के साथ गिनराली में भेज दें और कोशिश करें कि खोड़ाना को जिंदा गिरफ्तार किया जा सके। एक एक मंच का ख्याल रखा जाए। जो आ गया राजरानी जी। अजीत सिंह उस हुक्म से खुश नहीं था। उस नरम दिली से बगावत फरोख नहीं हो सकती। वो चालाक और खूनख्वार खोड़ाना को खूब जानता था। महाराज शरदचंद्र के जमाने में उसने शिशिंद्रा में बगावत की थी और उसके लिए उसने बेदरेक सैकड़ों इंसानों को मौत के घाट उतार दिया था, जब कहीं जाकर जवाला हाथ आया था। लेकिन इस रहमदिल रानी ने एक भी इंसान की मौत पर पाबंदी लगा दी थी। इस तरह कहीं बगावतें फरू होती हैं, लेकिन बहरहाल उसे हुक्म की तामील करनी थी। इस तरह भरत नवाज की 20,000 फौज से 8,000 फौज तो कम हो गई और पूर्णिमा का प्रोग्राम तेजी से तकमील के मराहिल में दाखिल होने लगा। वो बहुत खुश थी। सुरिंदर के आने में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया था और वो बेचैनी से दिन गुजारने का इंतजार कर रही थी। उन दिनों वो को सख्त मसरूफ रही थी, इसलिए आज कई दिन के बाद नैना उसे तवील तन्हाई नसीब हुई थी। कैसी है नैना? पूर्णिमा ने मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक नहीं हो राजरानी जी, नैना ने नाक चढ़ाए। क्यों री? वही महेंद्र का बेरोग। अब तो मुझे एक आंख नहीं बाए। दीवानी कोई और तो तलाश कर ले, महेंद्र से भी हाथ धो बैठेगी तो फिर तड़पती रहेगी मेरी तरह। तुम्हारी तरह क्यों राजरानी जी? भगवान सुखी रखे मेरे सुरेंद्र भैया को। अभी वो मेरा कहाँ है नैना? समय काटना मुश्किल हो रहा है। भगवान की सौगंध, तबीयत धोबर हो गई है उस तन्हाई से। कल तो आ रहे हैं भैया, नैना ने कहा और मुस्कुराने लगी। हाँ, कल आ रहे हैं, लेकिन मेरे मन की कली अभी कहाँ खिलेगी? पूर्णिमा उदासी से बोली। वो भी अविश खिल जाएगी राजरानी जी। नैना ने प्यार से पूर्णिमा के गले में बाहें डाल दी और पूर्णिमा मुस्कुराने लगी। खंडाली का जोगिंदर नाथ ये हैरत अंगेज पेशकश सुनकर हैरान रह गया। बहरहाल उसने सुरिंदर को इजाजत दे दी। दूसरी तरफ पूर्णिमा ने काम शुरू कर दिया था। उसने शिशिंद्रा के भागी ठाकुर जवाला चंद खोड़ाना से जेल में मुलाकात की और फिर उसके साथ साजिश करके उसे रिहा करा दिया। वो भरत नवाज की कुव्वत तकसीम कर देना चाहती थी। जवाला चंद खोड़ाना रिहा होकर गया। शिशिंद्रा और दूसरे इलाकों में अंधेर मचा दिया। तब पूर्णिमा ने फौजों की कई टुकड़ियां बागियों की सरकूबी के लिए रवाना कर दी और फिर वो सुरिंदर का इंतजार करने लगी। जोगिंदर नाथ गहरी निगाहों से भरत नवाज के हालात का जायजा ले रहा था। उसने महसूस किया कि पूर्णिमा बेहद चालाक है। जवाला चंद खोड़ाना का फरार भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। उस चालाक औरत को वो किसी कीमत पर अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन हाँ, फौरी तौर पर उसके खिलाफ कोई इकदाम भी नहीं करना चाहता था ताकि सुरिंदर हाथ से ना निकल जाए। बहरहाल हमले की तैयारियां हुई और फिर पूरे एतमाद के साथ भरत नवाज पर जरबकारी लगा दी। फातेह भरत नवाज सुरिंदर बड़े एहतमाम से पूर्णिमा के महल की तरफ चल पड़ा। पूर्णिमा की इस जबरदस्त कुर्बानी ने उसे पूर्णिमा का गुलाम बना दिया था। तारीख में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती थी कि किसी साहिब इक्तदार रानी ने अपनी हुकूमत अपने महबूब पर निछावर कर दी हो, और वो भी एक छोटी कुव्वत से बाकायदा शिकस्त खाकर। उसने सब कुछ बलिदान कर दिया था। अपने महबूब पर हरियाला का वकार, उसकी इज्जत, अपनी इज्जत कुछ भी तो ना रहने दिया था।
पूर्णिमा ने अपने पास। लेकिन मैं उसे वो सब कुछ दूंगा जो उससे कबल उसे हासिल नहीं था। मैं अपना प्रेम, अपना जीवन, अपना सब कुछ उसे दे दूंगा। वो दुनिया की सबसे अजीम औरत है। सुरिंदर सोच रहा था। उसका दिल पूर्णिमा की मोहब्बत से सरशार था और उसके कदम वालेहाना अंदाज में राजमहल की तरफ उठ रहे थे। अंदर पूर्णिमा भी उसके स्वागत के लिए तैयार थी, लेकिन यह इस्तकबाल प्राइवेट किस्म का था। यहाँ सिर्फ नैना और पूर्णिमा मौजूद थी। एक एक दासी, एक एक पहरेदार को हटा दिया गया था। हालांकि राजरानी कैदी थी। धड़कते दिल से सुरिंदर पूर्णिमा के दीवार पहुंच गया और फिर उसने दरवाजे पर रुककर अंदर आने की इजाजत तलब की। आ जाइए महाराज, अब आपको आज्ञा लेने की क्या जरूरत है। नैना ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोल दिया। नैना मेरी बहन, मैं तेरा भी एहसानमंद हूँ। सुरिंदर ने उसे शानों से पकड़कर सीने से लगाते हुए कहा, इसमें एहसान की क्या बात है। मैंने जो कुछ किया है वो अपने भैया के लिए किया है। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा और रास्ते से हट गई। सुरिंदर अंदर दाखिल हो गया। सामने ही पूर्णिमा स्याह साड़ी में मलबूस खड़ी उसे देख रही थी। पूर्णिमा, सुरिंदर बेइख्तियार हो गया। वो तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन नैना का ख्याल करके रुक गया। उसकी रफ्तार सुस्त हो गई। तब वो पूर्णिमा के सामने रुका। उसने अपनी कमर में बंधी हुई तलवार खींची और फिर उसे पूर्णिमा के कदमों में रख दिया। पूर्णिमा की आंखों में कामरानी की चमक दौड़ गई। ये क्या सुरिंदर जी, उसने नाजुक आवाज में पूछा। राजरानी पूर्णिमा के चरणों में खंडाली और भरत नवाज पेश कर रहा हूं। हमें इन दोनों की जरूरत नहीं है सुरिंदर। पूर्णिमा प्यासे अंदाज में बोली, हमें तो हमारा सुरिंदर चाहिए। वो आगे बढ़ी और उसने सुरिंदर की गर्दन में बाहें डाल दी। सुरिंदर ने छिपते हुए अंदाज में गर्दन मोड़कर नैना की तरफ देखा, लेकिन नैना को रुकने की इजाजत कहाँ थी। वो जा चुकी थी। तब सुरिंदर ने पूर्णिमा की कमर में हाथ डालकर भींच लिया। सुरिंदर तो तुम्हारा दास है। सुरिंदर की आंखों में तो तुम्हारी जोत है। तुम्हारा मुख नजर न आए तो वो अंधा हो जाए। भगवान ना करे। पूर्णिमा ने अपने होंठों से उसकी आवाज बंद कर दी और सुरिंदर की गिरफ्त सख्त हो गई। आज उसे जीवन में सबसे बड़ा सुख मिला था। हमारी रानी ने यह काली साड़ी क्यों बांध रखी है, उसने पूर्णिमा को नजदीक बिठाते हुए पूछा। दुनिया को दिखाने के लिए सुरिंदर, पर मेरे मन में दिवाली हो रही है। मेरी तरफ से भरत नवाज की फतह की मुबारकबाद कबूल करो। सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ है। मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। मैं तो अपने प्राण भी अपने प्रेमी को देने के लिए तैयार हूँ। काफी देर तक दोनों मोहब्बत आमेज गुफ्तगू करते रहे, एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार करते रहे। फिर सुरिंदर ने कहा, अब हमें आइंदा क्या करना है पूर्णिमा? मैं तुम्हारे मशवरे के बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैं क्या कह सकती हूँ सुरिंदर, अब तो मैं तुम्हारी दासी हूँ। ऐसा ना कहो पूर्णिमा, मेरा मन बैठने लगता है। तुम मेरी दासी नहीं, मेरे मन का कंवल हो। प्रेम तो मैं तुमसे पहले भी करता था पूर्णिमा, और टूट कर करता था, लेकिन ये तुम्हारे बलिदान ने मुझे कौड़ियों में खरीद लिया है। मैं तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूंगा। हाय राम, तो अब मैं अपने मुंह से कैसे कहूं? पूर्णिमा ने शर्माते हुए कहा। कह दो पूर्णिमा, जो कुछ मन में है कह दो, जरूर कह दो। अपने सुरिंदर से भी नहीं कहोगी तो किससे कहोगी? सुरिंदर ने उसे प्यार करते हुए कहा। बस मैं क्या कहूँ, तुम मुझे अपनी दासी बना लो। मैं तो तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा, तो बना लो। पूर्णिमा खुद सुपुर्दगी के अंदाज में बोली और सुरिंदर ने वफूर मोहब्बत से उसे सीने से भींच लिया। जोगिंदर नाथ इस शानदार फतेह पर खुशी से फूले ना समा रहा था। उसके दिल की वो आरजू पूरी हुई थी जिसके पूरा होने का उसे ख्वाब में भी ख्याल ना आया था। एक रोज भरत नवाज का शरद चंद्र दुल्हा बनकर उसकी बेटी को ब्याहने आया था। उस वक्त उसने शरद चंद्र को जिंदगी की दुआ दी थी क्योंकि वो उसकी बेटी का पति था। उसने भरत नवाज को फलने फूलने की दुआ दी थी क्योंकि वो उसकी बेटी का ससुराल था। लेकिन बहुत जल्द शरद चंद्र की हकीकत खुल गई थी। शरद चंद्र उम्र रसीदा था और उसकी बेटी ताज़ा ताज़ा खिला कंवल का फूल। लेकिन शरद चंद्र ने कहा था कि वो लीलावती को सर का ताज बनाकर रखेगा। उसके शरीर से पैदा होने वाला बालक भरत नवाज का हुक्मरान बनेगा। लेकिन बहुत ही जल्द लीलावती ने अपने बाप को बताया कि शरद चंद्र एक अय्याश राजा है। उसे रानियों को जमा करने का शौक है और लीलावती से भी उसने सिर्फ अपना शौक पूरा किया है। महल में उसकी कोई खास हैसियत नहीं है। और जोगिंदर नाथ का दिल दुख कर रह गया था, मगर बेटी का घर था। उसने रोते हुए बेटी को तलकीन की कि अब जिस तरह भी हो सके जीवन बिताए, वही उसका घर है। भगवान की यही मर्जी थी। और उसके बाद लीलावती ने जोगिंदर नाथ से कोई शिकायत नहीं की और एक दिन खामोशी से मर गई। लीलावती की मौत पर जोगिंदर नाथ पागल हो गया था। बेटी के दुख उसे मालूम थे। उसने शरद चंद्र से एहतजाज किया, लेकिन शरद चंद्र ने नखुवत से उसके एहतजाज को ठुकरा दिया। सुरिंदर को उस वक्त भी जोश आया था, लेकिन जोगिंदर नाथ होशमंद था। भरत नवाज की कुव्वत उसे मालूम थी। उस वक्त भरत नवाज से टकराना खंडाली को खत्म करने के मुतरादिफ था, लेकिन आज किस्मत ने उसे मौका दिया था। अब भरत नवाज उसके कदमों तले था। अब वो भरत नवाज का फातेह था। काश शरद चंद्र जिंदा होता, काश वो आज उसका कैदी होता। बाहर सूरज शरद चंद्र नहीं था। इंतकाम की प्यास ही रह गई। लेकिन पूर्णिमा, वो भी उसकी बेटी की शौकन थी।
उसने भी बहरतौर उसकी बेटी के सुहाग में हिस्सा बिठाया था और साबित हो गया था कि वो इतनी मासूम नहीं है जितना कि खुद को जाहिर कर रही है। रह गया सुरिंदर, तो सुरिंदर जवान था और पूर्णिमा के हुस्न पर रीझ गया था, लेकिन जोगिंदर नाथ किसी कीमत पर अपनी बेटी की सौतन को अपनी बहू नहीं बना सकता था। उसने मैदान जंग में ही पूर्णिमा के खात्मे के बारे में सोचा था, लेकिन उसमें कुछ मुश्किलात थी। सुरिंदर दीवाना हो जाता और भरत नवाज की फतह की खुशी खुशी ना रहती। बाहर सूरत वो एक जहांदीदा इंसान था और पूर्णिमा उसकी दानिश में कुछ नहीं थी। जाहिर है फौरी तौर पर तो उसका बेटा शादी रचाने नहीं बैठ जाएगा, कुछ तो मौका देगा और जितना मौका मिलेगा उसी में जोगिंदर कुछ कर लेना चाहता था। शहर में अमन कायम हो गया था और दूसरे दिन उसे दरबार करना था। बहरहाल खुशियों की गोद में उसने रात गुजारी और फिर दूसरे दिन दरबार में जोगिंदर नाथ की जेल लगाई गई। जोगिंदर नाथ ने इब्तदाई अहकामात सादिर किए। उसने भरत नवाज को खंडाली में जम करने का भी ऐलान किया और कहा उसकी मुखालिफत करने वाले को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। कौन बोल सकता था, दरबार का पहला दिन बहुत कामयाब रहा था। उसने कुछ लोगों को मनसब भी दिए थे और फिर दरबार बर्खास्त करके वो आराम करने चला गया था। उस वक्त वो बिल्कुल तन्हा था और हुक्का पीते हुए अपने आइंदा अहकामात के बारे में सोच रहा था कि एक चौबदार ने इजाज़त मांगी। क्या बात है, तुझे मालूम नहीं कि हमारे आराम का समय है? क्षमा चाहता हूँ महाराज। उसका कहना है कि कुछ भी हो महाराज से उसका मिलना बहुत ज़रूरी है। उनसे कह दो कि अगर वो मुझसे ना मिले तो घाटे में रहेंगे। अरे पर है कौन? जोगिंदर नाथ हैरत से बोले। अपना नाम जयपाल बताता है। जयपाल? जोगिंदर नाथ ने सोचते हुए कहा। जा बुला ला। और चौबदार वापस चला गया। जोगिंदर नाथ उस शख्स का इंतजार करने लगा और थोड़ी देर के बाद एक अजनबी उसके सामने था। उसने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और जोगिंदर नाथ उसे कड़ी नजरों से देखने लगा। कौन हो तुम? जोगिंदर नाथ ने शाहाना अंदाज में कहा। जयपाल नाम है मेरा महाराज। जयपाल ने हाथ जोड़कर कहा। इस समय मेरे पास क्यों आए हो? इतना ही जरूरी काम था महाराज के आना पड़ा, वरना आपको कष्ट कभी ना देता। हमने पहले कभी नहीं देखा तुम्हें, पहली बार महाराज के सामने आया हूँ। महल में रहते हो? हाँ महाराज। क्या करते हो? शाही दस्ते का सालार हूँ महाराज। हमारे पास आने का कष्ट क्यों भोगा? जोगिंदर के चेहरे पर तंज के आसार नजर आए। तरक्की का ख्वाहिशमंद हूँ महाराज। मेरी सलाहियतें जितनी बड़ी हैं ओहदा उतना बड़ा नहीं है। जोगिंदर नाथ गहरी नजरों से उसे देखने लगा। आदमी वाकई चालाक और बेखौफ मालूम होता था। उसे परखने के बाद जोगिंदर नाथ ने गर्दन हिलाई। क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। राजों महाराजों का वक्त बहुत कीमती होता है महाराज। आपने संसार देखा है, झूठ सच की परख कर लें, इसके बाद ही विश्वास करें। जो बता रहा हूँ उसमें खोट नहीं है। हाँ, इसके पीछे जो ख्याल है उसे पहले ही बता चुका हूँ। बैठ जाओ जयपाल, तुम होशियार आदमी मालूम होते हो, वक्त से फायदा उठाना जानते हो। हमें तुम जैसे लोगों की जरूरत है। जोगिंदर ने नरम लहजे में कहा। दास की मजाल के महाराज के सामने बैठने की हिम्मत करे, पर महाराज को जीवन जरूर प्यारा होगा। क्या मतलब? जोगिंदर नाथ ने उसे कड़ी निगाहों से देखते हुए कहा। आज रात या कल सुबह आप कत्ल कर दिए जाएंगे महाराज। जयपाल ने कहा। जोगिंदर नाथ ने उसे गौर से देखा। मुझे कौन कत्ल करेगा? मैं। जयपाल ने इत्मीनान से कहा और जोगिंदर नाथ उछल पड़ा। उसने जयपाल के कवि हैकल जिस्म को देखा। गो उस शख्स के पास हथियार नहीं है, लेकिन ये जवान और ताकतवर है। अगर चाहे तो जोगिंदर नाथ जैसे बूढ़े शख्स को गर्दन दबाकर भी कत्ल कर सकता है। अगर उस समय कोई गड़बड़ ना हुई तो आइंदा इस साजिश का ख्याल रखेगा। उसने दिल ही दिल में सोचा। क्या तुम मुझे धमकाने आए हो जयपाल? नहीं महाराज, दास की ये मजाल इतला देने और इनाम पाने आया हूँ। क्या महल में हमारे खिलाफ कोई साजिश हो रही है? हाँ। कौन कर रहा है? जोगिंदर नाथ ने कहा। यह इतला बहुत कीमती है महाराज, इतने सस्ते मोल नहीं दूंगा। अगर मेरी बात बुरी लगे तो बुलाइए पहरेदार को और उतरवा दीजिए मेरी गर्दन, लेकिन मेरे अलावा आपको दुश्मनों का कहीं से पता न लगेगा। जयपाल ने कहा। क्या चाहते हो जयपाल? जोगिंदर नाथ इंतहाई नरम लहजे में बोला। सिर्फ महाराज का भरोसा। महाराज को वचन देना होगा कि मैं जो कुछ कहूंगा उस पर विश्वास करेंगे और बाद में उसके बारे में मालूम करेंगे। अगर मेरी बात सच हो तो फिर मुझे अपनी मर्जी से इनाम दें, गलत निकले तो मैं जीवन हारने को तैयार हूँ। हम तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं और वचन देते हैं कि जो तुम कह रहे हो वही होगा। जोगिंदर नाथ ने कहा। धन्यवाद महाराज। तो फिर गौर से सुनो। रानी पूर्णिमा आपकी दुश्मन है। उसने मुझे बहुत बड़ा इनाम देने का वादा किया है। उसने कहा है कि वो मुझे रियासत का दीवान बना देगी। उसके बदले में वो क्या चाहती है? साजिश की जड़ें बहुत गहरी मालूम होती है महाराज। अगर जीवन बच गया तो मैं उनकी तह में पहुंच जाऊंगा। इस वक्त सिर्फ इतनी बात मेरे इल्म में है कि वो आपकी हत्या चाहती है और उसने ये काम मेरे सुपुर्द किया है। क्या उसने खुद तुमसे ये बात कही है? किसी और की कही हुई बात सच ना समझता। क्या कहा उसने? जोगिंदर नाथ ने राजदारी से पूछा। उसने कहा कि यह ना समझा जाए कि पूर्णिमा हारी हुई रानी है, बल्कि अब वो खंडाली और भरत नवाज दोनों पर राज करेगी, क्योंकि सुरिंदर नाथ उसकी मुट्ठी में है। और क्या कहा? उसने बताया महाराज कि आप उसके लिए बड़ी रुकावट बनेंगे, इसलिए आपका हटाना बहुत जरूरी है और उसके लिए वो आज रात या कल तक ये काम चाहती है। जोगिंदर नाथ कई मिनट तक सोचता रहा, फिर उसने कहा।
तो फिर तुम क्या चाहते हो जयपाल? संसार को जानता हूँ महाराज, आपने भरत नवाज फतह किया है। शरदचंद्र जी से मुझे कोई खास प्रेम नहीं था क्योंकि वो अयाश थे। राजरानी से कोई खास वास्ता नहीं रहा। वो इनाम आपसे चाहता हूँ जिसका वादा राजरानी ने किया है। ठीक है, लेकिन इतनी सी बात पर तो हम तुम्हें इतना बड़ा इनाम नहीं देंगे। ये कैसे मालूम हो कि जो कुछ तुमने कहा है वो सच है? क्षमा चाहता हूँ महाराज, कुछ और बातें बताऊंगा जिन्हें आपके सामने कहना बेशर्मी है। कहो जयपाल, हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा हो गया है। पूर्णिमा की खास दासी, उसकी मुंह बोली बहन मुझसे प्रेम करने लगी है। मैं उसके जरिए कुछ और मालूम करने की कोशिश करूंगा, जयपाल ने कहा। हूं तुम काम के आदमी मालूम होते हो जयपाल। हम तुम्हारी मुस्तकिल खिदमत चाहते हैं। दास हाजिर है महाराज। हमें सोचने का मौका दो जयपाल। रात को तुम हमारे पास आओ, हम तुमसे बात करेंगे। हाँ, इस वक्त तुम्हारा एक काम होगा। हुक्म दे महाराज। निगाह रखो पूर्णिमा हमारे खिलाफ और क्या क्या साजिश करती है। दास इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह अंजाम देगा। रात को हम तुमसे बात करेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। जो आ गया महाराज। दास जाने की इजाजत चाहता है। ठीक है, जाओ, जोगिंदर ने कहा और जयपाल उसे प्रणाम करके निकल आया। उसके जाने के बाद जोगिंदर नाथ गहरी सोच में डूब गया। उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि रानी पूर्णिमा बहुत चालाक है। मुमकिन है भरत नवाज पर कब्जा कराना भी कोई चाल हो। भोले भाले सुरिंदर को उसने पहले ही फांस लिया है। अब उसे रास्ते से हटाना चाहती है ताकि खंडाली तक का रास्ता साफ हो जाए। उफ, ये तो बड़ी खतरनाक औरत निकली। इसने राजा शरदचंद्र को किस आसानी से मरवा दिया और अब सुरिंदर के पीछे पड़ी हुई है। जोगिंदर नाथ बेकरार हो गया। उसे अपने बेटे का जीवन खतरे में नजर आने लगा। इस सिलसिले को मामूली अंदाज में सोचना बेवकूफ़ी है। इस हसीन नागिन के खिलाफ काम करने में तो बड़ी चालाकी से काम लेना पड़ेगा, वरना। जोगिंदर नाथ को महसूस हुआ जैसे भरत नवाज फतह करने के बाद वो बहुत बड़े खतरे में गिर गया हो। शाही महल के अकबी बाग में संगे मरमर के हौज के किनारे सुरिंदर खासी रात गए तक उसके पास बैठा रहा। पूर्णिमा उसकी मौजूदगी से बेहद मसरूर थी। उसका दिल बहुत कुछ चाह रहा था, लेकिन वो हमेशा पूरी कीमत वसूल करने की आदी थी। जज्बात में बहकर कोई कच्चा काम नहीं करना चाहती थी। चुनाचे उसने आज सुरिंदर की दस्तराजियों की हिम्मत अफजाई ना की। रात बहुत भीग गई है पूर्णिमा, सुरिंदर ने उसके होंठ चूमते हुए कहा। हाँ सुरिंदर, पता भी ना चला, पूर्णिमा ने कहा। क्या आराम ना करोगी? सुरिंदर जज्बात से कांपते हुए लहजे में बोला। ओह, मैं भूल गई, तुम थके हुए होगे। बिल्कुल नहीं पूर्णिमा, तुम्हारे संग तो मैं जीवन भर जागने को तैयार हूँ। ऐसी रातें बहुत जल्द आएंगी सुरिंदर, जब हम रात भर इस हौज के किनारे बैठकर प्यार की बातें किया करेंगे। और आज की रात? सुरिंदर ने कहा। आज की रात यही काफ़ी है, लेकिन मैं अकेला नहीं सोऊंगा। मेरे सुरिंदर, मेरे जीवन, मेरे प्रेम, पूर्णिमा तुम्हारी दीवानी है। वो तुम्हारे बिना अधूरी है, लेकिन सुरिंदर पूर्णिमा राजरानी है, बेवा नहीं। क्या तुम मेरे हृदय पर दाग लगाना चाहते हो? फेरे हो जाने दो सुरिंदर, पूर्णिमा पूरा जीवन तुम्हारे चरणों में बिता देगी। ओह, मुझे माफ़ कर देना पूर्णिमा। मौसम, चांदनी और तुम्हारे कुर्ब ने मुझे पागल कर दिया था। सुरिंदर ने फौरन संभल कर कहा। उसके दिल में पूर्णिमा की इज्जत और बढ़ गई। तुम्हारी पूर्णिमा भी पागल हो रही है सुरिंदर, मगर ठीक है पूर्णिमा, मुझे क्षमा कर दो। गुनहगार ना करो सुरिंदर, उठो, आराम की नींद सो और समय का इंतजार करो जब हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी। पूर्णिमा उठते हुए बोली और सुरिंदर भी उठ गया और फिर दोनों ने एक बार फिर एक दूसरे को देखा और मुख्तलिफ सीमतों में चल पड़े। दोनों पलट पलट कर एक दूसरे को देखते रहे, यहाँ तक कि पूर्णिमा अपने महल में दाखिल हो गई। अंदर पहुंची तो नैना उसकी मुंतजिर थी। उसे देखकर मुस्कुराने लगी। क्यों हंस रही है री? पूर्णिमा ने थके थके अंदाज में छप्पर खट पर गिरते हुए कहा और नैना खिलखिलाकर हंस पड़ी। बस पिटने वाली है तू मेरे हाथ से, पूर्णिमा ने कहा। तो पिट लूंगी दीदी, नैना प्यार से बोली। जयपाल की खबर मिली? पूर्णिमा ने पूछा। उसकी चिंता में हूँ, नैना ने जवाब दिया। गई थी उसके दीवार? हाँ। नहीं है, नहीं, बहुत देर से गया हुआ है। हमें उसकी कामयाबी की खबर सुनाओ नैना, बहुत बड़ा काम करना है उसे। भगवान करे वो आज रात कामयाब हो जाए ताकि सारे काम जल्दी जल्दी निमट जाएं। मेरा मन डर रहा है रानी जी। क्यों? बस यूं ही, ना जाने क्यों मन पर होल सवार है। रानी जी, क्या सुरिंदर भैया महाराज जोगिंदर के कातिलों की तलाश नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, और अगर जयपाल का पता चल गया? जयपाल इतना कच्चा नहीं है, और अगर वो पकड़ा गया तो देखा जाएगा। नैना, तू ये कैसी बातें कर रही है? मैंने बहुत से खेल खेले हैं और खेल बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। जब खेल बिगड़ेगा तब देखा जाएगा। अभी तो पासा हमारे हाथ में है, तू चिंता मत कर। पूर्णिमा ने कहा। बिलाशिबा वो एक दलेर औरत थी, ना जाने उसके जिस्म में कौन सी रूह दाखिल हो गई थी। जयपाल नजरों से चुभता हुआ जोगिंदर नाथ की पनाहगाह की तरफ जा रहा था। जोगिंदर नाथ ने फौरी तौर पर पहरेदार बदल दिए थे और अब उसके कमरे के बाहर खंडाली के बाशिंदे पहरा दे रहे थे। जयपाल के बारे में उसने अपने आदमियों को इतला कर दी थी। चुनाचे जूं ही जयपाल दरवाजे पर पहुंचा, पहरेदारों ने उसे हाथों में ले लिया। महाराज जोगिंदर नाथ आपका इंतजार कर रहे हैं जयपाल जी, पहरेदारों ने दरवाजा खोलते हुए कहा और जयपाल अंदर दाखिल हो गया। जोगिंदर एक सिंहासन पर टेक लगाए हुक्का पी रहे थे।
उस वक्त भी उसके पास कोई मौजूद नहीं था और वो तन्हा था। जयपाल को देखकर उसने गर्दन हिलाई और फिर नरम लहजे में बोला, आओ जयपाल, बैठ जाओ, हमने तुम्हें अपने मित्रों में शामिल कर लिया है। महाराज की जय। जयपाल के लिए इससे बड़ा खुशी का समय और क्या हो सकता है। जयपाल ने खुश होकर कहा और फिर वो महाराज के इशारे पर एक कुर्सी पर बैठ गया। हमने तुम्हारी बातों पर खूब गौर किया है जयपाल, और हम एक नतीजे पर पहुंच गए हैं। मैं जानना चाहता हूं महाराज। सुनो जयपाल, पूर्णिमा ने तुम्हें लालच दिया है, वो झूठ और फरेब था। मान लो तुम हमें कत्ल कर देते, ये भी मान लो कि सुरेंद्र पूर्णिमा के फ्रेम में फंसा हुआ है, लेकिन क्या हमारी मौत इस कदर मामूली होती कि उसकी छानबीन ना की जाती? ऐसी सूरत में जब हम ना होते और सुरेंद्र पूर्णिमा की मुट्ठी में होता तो हमारे कातिल की हैसियत से पकड़े जाते, तो क्या पूर्णिमा तुम्हें बचाने की कोशिश करती? अगर तुम उसका नाम भी ले लेते तो कौन तुम्हारी सुनता, क्योंकि कातिल तुम थे। इस तरह हम भी रास्ते से हट जाते। और जयपाल, तुम भी, क्या ख्याल है? सच कहा महाराज ने, जयपाल ने तायद की। बाहर सूरज जयपाल, हमने तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा कर लिया है और हम तुम्हें वही इनाम देंगे जिसका वादा पूर्णिमा ने तुमसे किया था। भरत नवास और खंडाली 2 रियासतें हैं, दोनों के लिए एक एक मंत्री की जरूरत होगी। तो यूं समझो कि हमने तुम्हें भरत नवास का मंत्री मुकर्रर किया, लेकिन अभी नहीं, उस वक्त जब हालात हमारे हक में हो जाएंगे हम तुम्हें वो सब कुछ देंगे जयपाल जिसकी तुम दूसरों से उम्मीद करते हो। महाराज की जय। जयपाल ने खुशी से कांपते हुए कहा। इस तरह यूं समझ लो जयपाल, हम तुम्हें ऐसे दोस्तों में शामिल कर रहे हैं जैसा दोस्त हमारा कोई नहीं है। जयपाल, महाराज के चरणों में जीवन वार देगा। हम तुम्हें मन की वो बातें बताएंगे जयपाल जो तुम्हारे अलावा कोई नहीं जान सकेगा, लेकिन सोच लो, क्या तुम इन बातों को राज में रख सकोगे? जयपाल अपनी जबान काट कर दे सकता है महाराज। ठीक है, हमें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, जोगिंदर नाथ ने कहा। तो फिर सुनो, हमें ये पूर्णिमा बहुत खतरनाक औरत मालूम होती है। हाँ, वो बहुत खतरनाक है महाराज। हमारा ख्याल है उसने खंडाली के खिलाफ भी कोई बहुत गहरी साजिश रची है। भरत नवास को खंडाली की गोद में डाल देने का कारण प्रेम नहीं है, बल्कि कोई और चाल है। हो सकता है महाराज, हो सकता है उसने अपनी मासूम शक्ल से इतना बड़ा फायदा उठाया हो। सुनो जयपाल, यह हकीकत है कि हमारा बेटा राजकुमार सुरेंद्र उसके प्रेम के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगा। मैंने बहुत गौर किया है और शुरू से इस कहानी को सोचा है। अब से काफी दिन पहले की बात है। रानी पूर्णिमा भरत नवास की राजरानी बनाई जा चुकी थी। एक दिन सरहद पर एक लड़की और एक मर्द को पकड़ा गया। उन दोनों ने भरत नवास की सरहद पार करके खंडाली में कदम रखे थे। लड़की और उसके मर्द ने बताया कि वो शाही महल में रहते थे, लेकिन फिर उन्हें भरत नवास से निकाल दिया गया। हमें उस पर तरस आया और उसने कहा कि वो लीलावती की दासी है और लीलावती उसे बहन समान जानती थी। उस लड़की का नाम क्या था महाराज? अचानक जयपाल ने पूछा। नैना। जी। जयपाल उछल पड़ा। उसके दिमाग में जोरदार धमाका हुआ था, लेकिन जोगिंदर नाथ उस वक्त किसी गहरी सोच में था। उसने जयपाल के चेहरे की तरफ तवज्जो नहीं दी। और उसके मर्द का नाम महेंद्र था। ओह, जयपाल ने गर्दन हिलाई। लड़की ने एक ऐसा जाल बिछाया कि सुरेंद्र ने उसे बहन बना लिया और फिर उसके जरिए शरचंद्र से इंतकाम लेने का प्रोग्राम बनाया गया। खुद पूर्णिमा उसमें शरीक थी। सुरेंद्र ने पूर्णिमा के सामने शरचंद्र को मौत के घाट उतारा और उसी लम्हे वो पूर्णिमा के हुस्न का शिकार हो गया। तब वो पूर्णिमा से मिलता रहा और फिर पूर्णिमा ही ने उसे भरत नवास पर हमले के लिए उकसाया और उसके बाद उसने जवाला चंद खुराना को आज़ाद किया ताकि वो सरहदों पर बगावत करे और फौजें बढ़ जाएं। और फिर उसने मौका पाकर खंडाली को हमले की दावत दी और यूं खंडाली ने भरत नवास पर फतह पाई। लेकिन इसकी गहराइयों में झांको जयपाल, क्या यह खंडाली को भी हजम करने की साजिश नहीं है? और क्या साजिश करने वाला दिमाग मामूली है? क्या एक औरत इससे बड़ी साजिश कर सकती है? जोगिंदर नाथ सवालात कर रहा था, लेकिन जयपाल का दिमाग हवा में उड़ रहा था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि भरत नवास और शरचंद्र के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हुई है, और अब तो वो खुद को भी इस साजिश का शिकार समझ रहा था। नैना पूर्णिमा की सबसे गहरी सहेली, उसने यकीनन जोगिंदर के कत्ल के लिए उसे फांसा है। और उसके बाद ना जाने जयपाल का क्या हश्र होता। वो लोग आसानी से उसे जोगिंदर नाथ के कत्ल के इल्जाम में फंसा देते और वो कुत्ते की मौत मारा जाता। तो महाराज शरचंद्र को उसी औरत ने कत्ल कराया और उसकी मौत का इल्जाम राकेश के सर डालकर उसका खानदान खत्म करा दिया गया। यकीनन राकेश से पूर्णिमा की कोई दुश्मनी चल रही होगी। जयपाल को अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। ऐसी खौफनाक औरत उसने इससे पहले नहीं देखी थी। क्या सोचने लगे जयपाल? चंद मिनट के बाद जोगिंदर नाथ ने कहा, मैं उस खौफनाक नागिन के बारे में सोच रहा हूँ महाराज, जिसके कांटे का मंत्र नहीं है। पूर्णिमा के बारे में? हाँ महाराज, हमें उस नागिन के दांत तोड़ने हैं जयपाल, और हम और तुम मिलकर यह काम बाखूबी कर सकते हैं, जोगिंदर ने कहा। इसके बाद की कहानी तो आपके इल्म में ही नहीं है महाराज। अब तो मैं बहुत सी बातें सोच रहा हूँ, एक लंबी फहरिस्त है महाराज। क्या मैं उसके बारे में बताऊं? जरूर बताओ जयपाल, हमें बहुत से फैसले करने हैं। पूर्णिमा को मालूम था कि सुरेंद्र ने शरचंद्र को कत्ल किया है, लेकिन महाराज के कत्ल का इल्जाम उसने अपने चचाजाद राकेश पर रखा, जो मंत्री था।
और राकेश और उसके सारे खानदान को हलाक करा दिया। हालांकि राकेश का खानदान उसका अपना था, लेकिन मुझे यकीन है महाराज के पूर्णिमा को उस खानदान से कोई खतरा होगा। यकीनन। इसके अलावा महल का कोई और आदमी भी ये नहीं कह सकता था कि नैना लीलावती की सहेली रही हो। वो पहले मालिन थी और फिर पूर्णिमा की दासी बन गई और हमेशा से उसकी दासी है। हैं? जोगिंदर नाथ की आंखें हैरत से फैल गई। हाँ महाराज, आप मालूम कर लें। हाय राम, हाय राम। जोगिंदर नाथ ने कानों का हाथ लगाया और किसी गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, तो ये भी हो सकता है जयपाल कि मेरी बेटी मेरी लीलावती को कत्ल कराने में भी इसी का हाथ हो। अब तो सब कुछ हो सकता है महाराज। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जयपाल, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। एक और बात महाराज। बताओ जयपाल, बताओ। मेरे मन में लीलावती के बदले की चिता जल उठी है। पूर्णिमा की वो मुंह चढ़ी दासी नैना, वो भी उसकी साजिशों में बराबर की शरीक है। वही मेरे पास आई थी, उसने मुझसे प्रेम नाटक खेला और वही मुझे पूर्णिमा के पास ले गई थी। ओह नैना, नैना। जोगिंदर गुराया। हमने उसे बेटी कहा था जयपाल। सुरिंदर ने उसे बहन बनाया था। हमें अफसोस है कि हम अपनी बेटी के हथियारों को मित्र समझते रहे। बात बहुत गहरी है महाराज, बहुत ही गहरी है। दोनों नरकनियां बहुत कठोर हैं महाराज, उनसे निपटना आसान काम नहीं होगा। मुझे अंदाजा है जयपाल, मगर तुमने एक जोत भी दिखाई है जयपाल। वो क्या महाराज? नैना, तुम उसे भरोसे में ले सकते हो। जयपाल, ये तुम्हारा काम है। औरत को पागल बनाना मुश्किल काम नहीं है। तुम नैना से पूर्णिमा के बारे में मालूम करो। मैं ये काम कर सकता हूँ महाराज, लेकिन बड़ी मुश्किल पेश आएगी कि पूर्णिमा। उसका उपाय मैं सोच चुका हूँ। वो क्या महाराज? तुम्हारे ऊपर मैं बहुत सारी जिम्मेदारियां डाल रहा हूँ जयपाल, लेकिन तुम जानते हो कि मंत्री के क्या काम होते हैं। तुम भरत नवास के मंत्री हो। हालात ठीक होते ही उसका ऐलान कर दिया जाएगा। फिलहाल हमारे ऊपर सबसे बड़ी मुश्किल सुरिंदर है। नौजवान है और पूर्णिमा ने उसके ऊपर ऐसा जाल डाला है कि कोई तजर्बेकार बूढ़ा भी होता तो फंस जाता। तुम गौर करो, बज़ाहिर उसने अपना मुल्क अपने प्रेमी के हवाले कर दिया है। क्या सुरिंदर आसानी से उसकी इस बात को भूल सकता है? हरगिज नहीं महाराज। क्या हमारे या तुम्हारे समझाने से उसकी आंखें खुल सकती हैं? मुश्किल है। तब उसके लिए ऐसी कोई तरकीब होनी चाहिए जो 100% कामयाब रहे। सच है महाराज। पूर्णिमा तुमसे सवाल करेगी कि क्या हुआ। हाँ महाराज। तो तुम उसे इतला दोगे कि चूंकि जोगिंदर अपने आदमियों के पहरे में है, इसलिए तुम अभी काम नहीं कर सके, लेकिन तुम उसकी ताक में हो और मौका पाते ही तुम अपना काम कर लोगे। हाँ, इस तरह मैं उसे 2-3 रोज तक टाल सकता हूँ, सिर्फ 2 रोज। उस वक्त तक मैं अपना काम पूरा कर लूंगा। और सुनो, हम दोनों हर रोज रात को मिलेंगे और अपना अपना काम एक दूसरे को बताएंगे। ठीक है महाराज। तुम नैना को शीशे में उतारो और उससे पूर्णिमा के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करो। मैं ऐसा ही करूंगा महाराज। बस बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दो, हम दोनों मिलकर इस राक्षस को खत्म कर देंगे। अब तुम जाओ, मुमकिन है पूर्णिमा तुम्हारे इंतजार में हो। जो आ गया महाराज। जयपाल खड़ा हो गया। फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बाहर निकल आया। जोगिंदर नाथ गहरी सोच में डूब गया। जयपाल अपनी रिहाइशगाह पर वापस आया तो नैना उसके इंतजार में थी। उसे देखते ही वो खड़ी हो गई। क्या हुआ जयपाल? उसने मुस्तरिबाना अंदाज में पूछा, लेकिन जयपाल ने गर्दन लटका ली थी। अभी कुछ नहीं हुआ नैना, तुम क्या समझती हो यह काम इतना आसान है? उसने एक गहरी सांस लेकर कहा। नहीं जयपाल, मैं जानती हूँ यह काम बहुत मुश्किल है। क्या तुम उसी काम के लिए गए थे? हाँ, लेकिन जोगिंदर नाथ महल में है और महल के बाहर सारे पहरेदार उसके अपने फैले हुए हैं। और फिर रानी जी को बताओ नैना कि अभी जोगिंदर नाथ महल की साजिशों से खुद भी होशियार होगा। मैं ताक में लगा हुआ हूँ, जो ही मौका मिला मैं काम कर लूंगा। ठीक है जयपाल, मगर बड़ी होशियारी से काम करना होगा। भगवान तुम्हारा जीवन सलामत रखे, नैना ने न जाने कौन से दिल से कहा। वैसे यह हकीकत थी कि वो अपनी आदत के मुताबिक उस वक्त जयपाल की मोहब्बत में पूरी तरह गिरफ्तार थी। तुम्हें मेरे जीवन की परवाह है नैना? जयपाल ने मुस्कुराते हुए पूछा। इसमें पूछने की बात है जयपाल, नैना ने शिकायती अंदाज में कहा। नहीं मेरी नैना, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, पूरा विश्वास है, लेकिन यह काम बहुत कठिन है। मैं जानती हूँ जयपाल, आखिर राजरानी जोगिंदर को क्यों मरवाना चाहती है। उनके प्रेम की राह में जोगिंदर नाथ रुकावट बन सकता है। वो बूढ़ा और तजर्बेकार है, जबकि सुरिंदर भैया को जिस तरह चाहे जोड़ा जा सकता है, नैना ने बताया। हाँ ये तो है। क्या राजरानी ने इस समय तुम्हें भेजा है? हाँ, वो भी इंतजार कर रही है। तुम जाओ नैना और उन्हें बता दो कि ये सूरत हाल है। मैं जा रही हूँ जयपाल। ऐसे नहीं मेरी नैना, जयपाल ने उसकी कमर में हाथ डालकर बड़े प्यार से कहा। फिर रानी के पास से तुम यहाँ वापस आओगी? क्यों? नैना ने शरारत से पूछा। बस मन चाह रहा है कि आज बस तुम्हें अपनी बाहों में लेकर सो जाऊं। नदीदे कहीं के, नैना ने मुस्कुराते हुए कहा। जल्दी आ जाओ नैना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मुंह धो रखो, मैं नहीं आऊंगी, नैना शरारत से बोली। मैं हत्या कर लूंगा, भगवान न करे पगला कहीं का। आ रही हो ना? हाँ, नैना ने कहा और झपाक से दरवाजे से निकल गई। जयपाल के चेहरे पर एक मकाराना मुस्कुराहट फैल गई थी और फिर जब नैना चली गई तो वह अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गया और आहिस्ता से बोला, जल्दी आओ नैना रानी, आज तुमसे मैंने बहुत बड़ा काम लेना है। तुम तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी माया बन गई हो। उसके बाद वो अंदरूनी कमरे की एक अलमारी के नजदीक पहुंच गया
जिसमें कई किस्म की शराबें रखी हुई थी। उसने कई बोतलें खोली और फिर एक मीठी शराब तैयार करने लगा। दरहकीकत उसे आज जिंदगी का एक अहम काम करना था। तकरीबन 1 घंटे के बाद नैना ने दरवाजे पर दस्तक दी और जयपाल जल्दी से उठ गया। नैना जो ही अंदर दाखिल हुई उसने उसे बाजुओं में भर लिया और फिर उसने नैना के इतने बोसे लिए कि वो निढाल हो गई। हाय राम, उसने जज्बात से भरी आवाज में कहा। बस नहीं चलता नैना, तुझे अपने दिल में बिठा लूं, आंखों में सुमो लूं, जयपाल ने जज्बाती लहजे में कहा। इतना प्रेम करते हो मुझसे, संसार में किसी ने इतना प्रेम ना किया होगा नैना। मेरा बस चले तो तुझे भरत नवाज की रानी बना दूं। अब इतनी हसीन भी नहीं हूं मैं, तुझे क्या मालूम, मेरी आंखों से खुद को देख नैना, क्या मैं पूर्णिमा से भी ज्यादा हसीन हूं? पूर्णिमा? वो रानी जी, अगर तू बुरा ना माने तो मैं साफ साफ कहूंगा कि अगर एक तरफ पूर्णिमा और दूसरी तरफ नैना खड़ी हो जाए और मुझसे कहा जाए कि मैं नैना को पसंद कर लूं या पूर्णिमा को, और पूर्णिमा के साथ राजपाट भी मुझे मिल जाए, तो मैं सब कुछ ठुकरा कर अपनी नैना को पसंद कर लूं। जयपाल ने औरत पर सबसे कारगर दाव मारा। औरत अगर मार खाती है तो अपने हुस्न की तारीफ से। हालांकि नैना पूर्णिमा की तरबियत याफ्ता थी, लेकिन यहाँ फितरत का राज था और किसी पूर्णिमा की कोई हैसियत नहीं थी। चुनाचे इस तारीफ से वो बिल्कुल बुद्धू बन गई थी और उस वक्त वो सिर्फ औरत थी, मासूम शख्सियत। मेरे जयपाल, उसने गहरी सांसों के दरमियान जयपाल का चेहरा हाथों में लेकर चूम लिया। मेरी नैना, जयपाल ने भी उसका जवाब उसी गर्मजोशी से दिया। फिर उसने नैना को छोड़ दिया और मैं सहरी से उठ गया। कहाँ जा रहे हो? नैना ने जज्बात से निढाल हो गई थी। आज रात को यादगार बनाने। क्या मतलब? अभी बताता हूँ। जयपाल मेज के पास पहुंचा और 2 गिलासों में शराब अंडेल ली। नैना मसहरी पर पड़ी उसे देखती रही। जयपाल गिलास लेकर उसके करीब आ गया। उठो रानी, ये क्या है? अमृत चल लो, पी जाओ इसे, स्वर्ग में पहुंच जाओगी। हाय राम, ये तो दारू है, नैना घबरा कर बोली। अमृत जल है नैना, पी कर देखो। पर यह पाप है जयपाल। पाप नहीं मेरी जान, अमृत है अमृत। बस एक बार तुम्हें मेरी सौगंध, जयपाल ने कहा और नैना परेशानी से उसे देखने लगी। क्या मैं ऐसी कोई चीज पिलाऊंगा जिससे तुम्हें नुकसान हो? नहीं, मगर नैना हिचकिचाई। तुम्हें मेरी सौगंध है नैना। जयपाल ने गिलास उसके होंठों से लगा दिया और नैना ने आंखें बंद करके चंद घूंट ले लिए और फिर जयपाल के इसरार पर वो पूरा गिलास खाली कर गई और जयपाल मुस्कुराकर उसे देखता रहा। नैना की आंखों में सुर्ख डोरे दौड़ गए और फिर शराब इतनी बुरी भी नहीं थी। और दूं नैना? जयपाल ने पूछा और नैना ने गर्दन हिला दी। उसे बेहद सरूर महसूस हो रहा था। यह रात उसके जीवन की अनोखी रात बन गई थी। जब उसकी शादी हुई थी या महेंद्र से उसकी पहली मुलाकात हुई थी, जयपाल उसे पिलाता रहा और वो मदहोश होती रही। लेकिन जयपाल ने शराब की एक हद कायम रखी थी। वो चाहता था कि नैना के हवास उस हद तक जागते रहें जितनी उसे ज़रूरत थी, और ये ज़रूरत पूरी हो चुकी थी। नैना बदमस्त थी। उस वक्त उसे जयपाल के सिवा कुछ भी याद नहीं था। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कभी इस बारे में सोचा है? क्यों नहीं सोचा जयपाल, नैना ने कहा। मालूम नहीं तुम भी मुझे चाहती हो या नहीं। मैं जीवन में सबसे ज्यादा तुम्हें चाहती हूँ। झूठ, जयपाल ने कहा। जब चाहो आजमा लो जयपाल, मैं तुम्हारे लिए प्राण भी दे दूंगी। क्या तुम मुझे इतना चाहती हो जितना पूर्णिमा सुरिंदर को? उससे भी कहीं ज्यादा। पूर्णिमा ने अपना राजपाट भी सुरिंदर को दे दिया। अगर मेरे पास राजगद्दी होती तो तुम्हें भेंट कर देती, मगर पूर्णिमा का क्या भरोसा, न जाने वो सुरिंदर के साथ क्या सलूक करे। पूर्णिमा तुम्हारी सहेली है नैना, वो तुम्हें मन के राज भी नहीं बताती। झूठ, उसने मुझसे कोई राज नहीं छुपाया। मैं उस वक्त से उसके राजदार हूँ जब वो महल में आई थी। पूर्णिमा मेरी सहेली बन गई। मैंने उससे मिलकर अपने घर वालों को मरवा दिया था। वो नरकी महेंद्र मुझे पसंद आ गया था। ओह, जयपाल ने गर्दन हिलाई। पूर्णिमा तो बहुत चालाक है, तुम्हें उसके तमाम राज मालूम है, मेरे अलावा और किसी को नहीं मालूम। तो फिर बताओ लीलावती कैसे मारी गई? चंद्रबदन ने मरवा दिया, नैना ने कहा और फिर उसने लीलावती की मौत की पूरी कहानी सुना दी और फिर बोली, ऐसे ही साइका भी पूर्णिमा का शिकार हुई। लेकिन अकेले पूर्णिमा ने ये सारे काम कैसे कर लिए? अकेले कहाँ, करमू जो साथ था, मगर वो पापी भी मारा गया। रानी पूर्णिमा बहुत चालाक और उसका दूसरा साथी नैनवा महाराज है। सारे काम उसके जरिए किए गए हैं। नैनवा महाराज, जयपाल एक बार फिर उछल पड़ा। हाँ, वो साधु बड़ा पापी है। वो साधु पूर्णिमा को गुरु कहता है, उसे सारे राज मालूम है। जयपाल का दिमाग फटा जा रहा था। उसके बदन पर लज्जत आ रही था और अब वो सोच रहा था कि इस खतरनाक औरत से बैर लेकर उसने अच्छा नहीं किया। ना जाने और कितने राक्षस उसके कब्जे में हो और ना जाने जोगिंदर नाथ उस पर काबू भी पा सके या नहीं। वो सोच रहा था कि पूर्णिमा ने गलत नहीं कहा था। वो अब भी भरत नवाज की रानी है। ना जाने सुरिंदर नाथ की क्या हैसियत रहे। मुमकिन है कि उसका जादू इतना सर चढ़ चुका हो कि सुरिंदर अपने बाप की मौत पर भी कुछ ना कर सके। ऐसी सूरत में तो जयपाल सख्त खतरे में था। वो खतरनाक औरत कहाँ उसे छोड़ेगी जिसने भरत नवाज की किस्मत ही बदल डाली थी। तो क्या उसने जोगिंदर नाथ से गठजोड़ करके गलती की है? क्या जोगिंदर उसका जीवन बचा सकेगा? क्या जोगिंदर पूर्णिमा जैसी खतरनाक औरत के मुकाबले में कामयाब हो सकेगा? बहुत से सवालात जयपाल के दिमाग में पैदा हो रहे थे। उसका दिल चाह रहा था कि फौरी तौर पर महल छोड़कर भाग जाए और जीवन बचाए। ऐसे मंत्री के सपने देखने से क्या फायदा जिसमें जीवन जाने का खतरा हो।
लेकिन अब तो खेल बिगड़ चुका था। अब तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं था सिवाय चोरों की तरह भाग जाने के। बड़ी देर तक वो ख्यालात में परेशान रहा। नैना गहरी नींद सो गई थी। कई घंटे की कोशिशों के बाद वो खुद को पुरसकून कर सका। उसने यही फैसला किया कि अब तो जोगिंदर नाथ का ही साथ दिया जाए, ख्वाह कुछ भी हो। जिंदगी की बाजी में हार जीत तो होती ही रहती है, देखते हैं क्या होता है। दूसरी सुबह नैना चली गई। दोपहर तक वो गहरी नींद सोता रहा और फिर नैना ने ही उसे जगाया। क्या बात है नैना, कब तक सोते रहोगे? जयपाल, जागोगे नहीं? तुमने रात को मुझे बुरी तरह थका दिया। नैना, सोने दो। तुमने रात मेरे ऊपर जादू कर दिया था जयपाल। हाय राम, मैंने तो पूर्णिमा को भी नहीं बताया कि तुमने मुझे दारू पिला दी थी। कभी बता भी ना देना नैना, जयपाल ने घबरा कर कहा। चिंता मत करो, ऐसी बातें बताने की थोड़ी होती हैं। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, राजरानी इंतजार कर रही होगी। मेरा? जयपाल घबरा कर बोला। हाँ, क्यों? जयपाल के चेहरे पर पसीना आ गया था। अरे परेशान क्यों होते हो? खा थोड़ा ही जाएंगी तुम्हें। नहीं, परेशानी की क्या बात है, मगर तुमने रात की बातों के बारे में तो उन्हें कुछ नहीं बताया नैना। राजपाल के ओसान खता हो रहे थे। अरे कौन सी नई बात थी? उन्हें खुद मेरे और तुम्हारे मिलाप के बारे में मालूम है। और कोई बात? और कौन सी बात? नैना ने हैरानी से पूछा और जयपाल को एक गोना सुकून मिला। और उसका मतलब यह है कि खुद नैना को भी याद नहीं कि वो नशे के आलम में क्या कर गई है। चुनाचे वो जल्दी से तैयार हुआ और पूर्णिमा की खिदमत में चल दिया। पूर्णिमा बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। हमें और कितनी देर इंतजार करना होगा जयपाल? उसने उसे देखते हुए सवाल किया। जयपाल की आवाज़ कांप रही थी, ताहम उसने बड़ी हिम्मत करके कहा, जयपाल की ख्वाहिश तो यह है राजरानी के अभी और इसी वक्त राजरानी की मर्जी पूरी करके सुरखरू हो जाए। लेकिन बूढ़ा बहुत चालाक है और अपने गिर्द सख्त पहरा रखता है। फिर भी राजरानी जी, आप चिंता ना करें। जयपाल घात में है, जिस वक्त भी मौका मिला बूढ़े का काम तमाम कर दूंगा। जयपाल ने कहा, हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द ये काम हो जाए जयपाल। यूं समझ लो तुम्हारी तरक्की भी उस वक्त तक रुकी हुई है। मैं जानता हूँ पूर्णिमा जी। जयपाल की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पूर्णिमा से आंखें मिलाए। ठीक है, अब तुम जाओ और हमसे उसी वक्त मिलना जब तुम्हारे पास जोगिंदर नाथ की मौत की खबर हो। जो आ गया राजरानी जी, जयपाल ने हाथ जोड़कर कहा और बाहर निकल गया। तब उसकी चढ़ी हुई सांस दुरुस्त हुई। पूरा दिन सख्त हैजान में गुजरा। जूं जूं सोचता उलझता रहा। बहरहाल रात को वह जोगिंदर के सामने हाजिर था। कैसे हो जयपाल? जोगिंदर ने अपनाइए से पूछा। कृपा है महाराज की। पर जयपाल का दिमाग फटा जा रहा है। जयपाल ने कहा, क्यों? खैर तो है? महाराज, आपका पाला एक राक्षस से पड़ा है। एक ऐसे राक्षस से जिससे भरत नवास वाले भी अभी तक वाकिफ नहीं। मैंने पूर्णिमा के बारे में पूरी मालूमात हासिल कर ली है महाराज। वो बहुत खतरनाक औरत है। हमें पहले ही उसका ख्याल था जयपाल। बात आपके ख्यालों से भी ऊंची है महाराज। तुम तो बदहवास हुए जा रहे हो जयपाल। बताओ तो सही, तुमने क्या मालूम किया? और जयपाल ने पूर्णिमा की कहानी शुरू कर दी। उसने शुरू से लेकर आखिर तक के वाकयात बताए और जोगिंदर नाथ का मुंह भी हैरत से खुलकर रह गया। उसके चेहरे पर कभी गम के आसार नजर आते, कभी हैरत के और कभी गुस्से के। नामुमकिन है, सोचो तो, नामुमकिन है एक औरत इतनी बड़ी शैतान हो। आखिर वो बोला, हाँ महाराज, शैतान भी उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। हाँ, वो शैतान से भी बड़ी शैतान है। लेकिन मैं खुश हूं कि मेरी बेटी का जीवन लेने वाला खुद भी कुत्ते की मौत मारा गया। और रह गई चंद्रबदन, तो उसका पूरा गांव भोंक कर ना रख दिया तो जोगिंदर नाथ नाम नहीं। मैं तो डर गया हूं महाराज, वो औरत ना जाने क्या क्या करेगी। डरने से काम नहीं चलेगा जयपाल। हम उस राक्षस को नष्ट करके ही दम लेंगे। तुम मेरा साथ दो। मैं तैयार हूं महाराज, लेकिन वचन दे कि हालात मेरे खिलाफ हो जाएं तो मुझे खिंडाली में पनाह मिल जाएगी। हम वचन देते हैं जयपाल कि तुम्हारे जीवन की रक्षा की जाएगी। हम तुम्हारे जीवन मरण के साथी रहेंगे। मगर तुम भी वचन दो कि हालात कितने ही खराब क्यों ना हो जाएं, तुम हमारा साथ ना छोड़ोगे, हमारे राज को राज रखोगे। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ महाराज के मरते समय भी आपका वफादार रहूंगा। तब एक दोस्त की हैसियत से हाथ मिलाओ जयपाल, ताकि तुम्हारे ऊपर दोस्ती की जिम्मेदारी और बढ़ जाए। मैं इस रुतबे को कभी ना भुलाऊंगा महाराज। जयपाल ने जोगिंदर नाथ से हाथ मिलाते हुए कहा, तुम्हारी इस कहानी ने हमारे दिमाग के कुछ और दरवाजे खोल दिए हैं। अब गौर से सुनो, कल भरे दरबार में हम अपने बेटे सुरिंदर को भरत नवास और खंडाली का राजा बना देंगे। हम अपने इख्तियारात उसे सौंप देंगे। जी महाराज। और फिर तुम हमें कत्ल कर दोगे? जोगिंदर नाथ ने कहा। जी। जयपाल चौंक पड़ा। हाँ, हम संसार की निगाहों में मर जाएंगे और पूर्णिमा की चिंता भी मिट जाएगी। उसके बाद हम दोनों आराम से काम करेंगे। मैं समझा नहीं महाराज। समझने की कोशिश करो। पूर्णिमा उस वक्त तक नहीं खुलेगी जब तक उसे हमारे रास्ते से हट जाने का पता नहीं चलेगा। और हमारा बेटा सुरिंदर इतना नटखट भी नहीं कि हमारे मरते ही ब्याह रचा ले। इस तरह शादी की बात भी कुछ दिनों के लिए टल जाएगी। इस दौरान हम खामोशी से अपना काम करते रहेंगे। मगर आपकी मौत महाराज, इसका इंतजाम हम कर लेंगे, चिंता मत करो। ऐसे करेंगे कि किसी को पता भी ना चल सकेगा। जो आ गया महाराज। इसके अलावा हमारी निगाह में एक मोहरा भी है। जोगिंदर नाथ ने पुरख्याल अंदाज में कहा। वो कौन है? नेनवा महाराज, जोगिंदर ने जेरे लब कहा। जी हाँ, वो दंगा सियाह हमारे काम का है। पूर्णिमा उसी से काम लेती रही है ना, हम भी उसी से काम लेंगे। हमें बहुत कुछ करना है जयपाल, हमें सख्त मेहनत करनी है। इस तरह हम अपने बेटे को उस नागन के जाल से निकाल सकेंगे
और अगर हम नाकाम रह गए तो समझ लो सुरिंदर का हशर भी शरद चंद्र या रामचरण के बेटे की तरह होगा। हम उस नागन को अच्छी तरह समझ गए हैं। जोगिंदर नाथ ने कहा। बूढ़े राजा की आंखें शीशे की तरह चमक रही थी और जयपाल सोच रहा था कि देखो राजा रानी की इस जंग में खुद उसका क्या बनता है। दूसरे दिन दरबार आम लगाया गया। शहर में मनादी पिटवा दी गई कि लोग कारोबार बंद कर दें और भरत नवाज के महल के सामने दरबार आम में जमा हो जाएं। कोई दुकान खुली रही तो उसमें आग लगवा दी जाएगी, कोई कारखाना खुला तो उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। फिर किसकी मजाल थी कि दरबार आम के मैदान में ना पहुंचता। दरबार के वसी मैदान में इंसानों का समंदर ठाठे मार रहा था और ऊपर राज दरबार में मनादी करने वाले अहम शख्सियतों की आमद की खबर दे रहे थे। राजकुमार सुरिंदर आ चुके थे। साबिका राजरानी पूर्णमा भी दरबार में आ गई थी और अब महाराज जोगिंदर की आमद का इंतजार था। थोड़ी देर के बाद महाराज की आमद का शोर उठा और महाराज जोगिंदर राज गैलरी में नजर आए। भरत नवाज के लोगों के दिल उदास थे। आज शरद चंद्र की जगह जोगिंदर का चेहरा नजर आ रहा था। शरद चंद्र गो बहुत अच्छा इंसान नहीं था। उसकी जिंदगी में लोगों को उससे शिकायत रही थी, लेकिन मजमूई हैसियत से वो प्रजा के लिए बुरा भी साबित न हुआ था। लोग उस झरोके में उसकी शक्ल देखने के आदी थे और उसकी मौत के बाद उनके दिल दहल गए थे। उसके बाद पूर्णमा का दौर आया और ये भरत नवाज के बाशिंदों के लिए सुनहरी दौर था। पूर्णमा जैसी महान राजरानी के दौर में वो बहुत खुश थे। पूर्णमा ने उन्हें निहाल कर दिया था। ये बात तो पूर्णमा ही जानती थी कि उसने भरत नवाज की आवाम पर ये इनायात क्यों की थी। वो उनका मुंह बंद करना चाहती थी और आवाम तो सिर्फ उससे खुश होते हैं जो उनका ख्याल रखे। उसका मकसद क्या है, उससे उन्हें क्या गर्ज। बहरहाल पूर्णमा के लिए उनके दिल रो रहे थे और उसके अंजाम के मुंतजिर थे। लेकिन जोगिंदर का पहला ही हुक्म बहुत सख्त था। उसने जिस अंदाज में उन्हें यहाँ बुलाया था उससे वो उस संग दिल राजा से खौफजदा हो गए थे और अपनी जिंदगी कौन नहीं बचाना चाहता। चुनाचे जब जोगिंदर झरोके में नजर आया तो उन्होंने खौफजदा अंदाज में तालियां बजाई और जोगिंदर के नाम की जय जयकार की। जोगिंदर ने दोनों हाथ उठाकर उन्हें विदाई दी और फिर उसकी आवाज गूंजी। भरत नवाज के लोगों, हिंदू जाति में बेटी का घर बहुत पुत्र समझा जाता है। उस पर आंच आए तो जीवन वार दिया जाता है। तुमने सोचा होगा कि जोगिंदर कैसा बाप है जिसने पहले तो भरत नवाज को बेटी दी और फिर बेटी के घर पर कब्जा जमा लिया। अगर तुम्हारे दिमागों में ये ख्याल आया है तो मैं तुमसे कहता हूँ, कहाँ है मेरी लीलावती? लाओ मेरी बेटी को मेरे सामने ले आओ। मैं तुम्हारा भरत नवाज तुम्हें वापस कर दूंगा, इसके सारे नुकसान पूरे कर दूंगा। लेकिन तुम कहाँ से लाओगे? तुम्हारे देश में मेरी लीलावती को मार डाला गया। बदले की आग उसी वक्त से मेरे मन में जल रही थी, सो मैंने भरत नवाज पर कब्जा कर लिया। भरत नवाज के लोगों, तुम मेरी बेटी के कातिल हो। तुम्हारे देश में मेरी लीलावती को मार दिया गया है। मैं चाहूं तो तुम में से एक एक से बदला ले लूं, लेकिन वही नहीं है जिससे बदला लिया जाता, तो मैं तुमसे क्यों बदला लूं? मैंने तुम्हें माफ कर दिया और तुम्हारा भी अब फर्ज है कि मेरे वफादार बनकर मेरे मन का मैल धो दो। पूर्णमा एक सीधी सादी कन्या है। उसके कमजोर कांधों पर राजधानी का बोझ रख दिया गया था। हमने वो बोझ जरूर उतार लिया है, लेकिन राजरानी की इज्जत में कोई फर्क नहीं आया। इसके बारे में हम जो सोचेंगे हमदर्दी से सोचेंगे। मैंने तुम्हें एक और खास बात के लिए बुलाया है। भरत नवाज के बुजुर्गों, बाप बूढ़ा हो जाता है, जब वो अपने जीवन की आखिरी आशा भी पूरी कर लेता है तब उसकी निगाह अपने बेटे पर पड़ती है। उसका मन चाहता है कि अब उसके कमजोर कांधों का बोझ उसका बेटा उठाए। सुनो, भगवान की कृपा से मेरा सुरिंदर बहुत मजबूत है। वो राजपाट चलाना जानता है। मेरी आशा है कि आज ही तुम सबके सामने अपने कांधों का बोझ उतार कर सुरिंदर के कंधों पर रख दूं। पिताजी, सुरिंदर उनकी गैर मुतवक्के अल्फाज पर बुखला कर खड़ा हो गया। हाँ सुरिंदर, क्या तुम मेरा बोझ संभालने को तैयार नहीं हो? जोगिंदर नाथ ने मोहब्बत भरी निगाहों से बेटे को देखते हुए कहा। पूर्णमा भी दिल ही दिल में बूढ़े राजा के इस फैसले से खुश हो गई थी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसके रास्ते इस आसानी से हमवार हो जाएंगे। जोगिंदर अगर राजा की हैसियत से मरता तो बड़ी ले दे होती, बहुत से मरहले सामने आते, लेकिन अब वो एक आम आदमी की हैसियत से मर जाएगा और कोई खास दिक्कत नहीं होगी। पिताजी, आपके चरणों की धूल में अपना सर डालने को तैयार हूं, लेकिन मैंने कभी सोचा भी ना था कि आपकी जिंदगी में राजा बनूं। सुरिंदर ने गंभीर लहजे में कहा। और मेरी सबसे बड़ी आशा थी कि मैं तुम्हें अपने जीवन में राजा देखूं। मेरा फैसला अटल है सुरिंदर, मेरी सुहायता करो, जोगिंदर ने कहा और सुरिंदर ने गर्दन झुका दी। पंडित जी, राजखट की रस्म अदा करो, जोगिंदर ने कहा। उसने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। जयपाल उसका मददगार था। सुरिंदर के लिए सब कुछ गैर मुतवक्के था, लेकिन बाप की ख्वाहिश के एहतराम में उसने सर झुका दिया था और इस तरह अचानक सुरिंदर को खंडाली और भरत नवाज का राजा बना दिया गया। सबने विदाई दी और जनता ने सुरिंदर के नाम के नारे लगाए। सुरिंदर ने कायदे के मुताबिक झरोके से दर्शन दिए। यूं आज का पूरा दिन इस अनोखे प्रोग्राम में सर्फ हो गया। आखिर में जोगिंदर ने ऐलान किया कि पूरे भरत और खंडाली में 3 रोज तक जश्न मनाया जाए। इसके लिए राज भंडार से भी बहुत कुछ मिलेगा। दरबार खत्म हो गया और जश्न की तैयारियां होने लगी। सुरिंदर पर शहर किसी कैफियत तारी थी। उसे ये सब ख्वाब लग रहा था। अचानक उसे राज मिल गया था। गोवा नाड़ी नहीं था। जोगिंदर ने उसे बहुत कुछ सिखाया था और वो एक मुतलिकुल इनान हुक्मरान की हैसियत से राजपाट चला सकता था, लेकिन फिर भी उसे यह सब कुछ अजीब मालूम हो रहा था।
रात के ना जाने कौन से समय उसे फुर्सत मिली और वो राजखट सर पर रखे पूर्णा की तरफ चल पड़ा। पूर्णा के महल में दिवाली हो रही थी। नैना ने दूर से ही पूर्णा को सुरिंदर के आने की इतला दे दी थी। चुनाचे वो सवांग रचाकर बैठ गई थी। उसके सामने एक थाल में घी के चिराग जल रहे थे और वो आंखें बंद किए हाथ जोड़े प्रार्थना के अंदाज में बैठी थी। सुरिंदर अंदर दाखिल हो गया। पूर्णा को उस हाल में देखकर उसका दिल खुशी से झूम उठा। किसी को काहे को ऐसी प्रेमिका मिली होगी, ऐसी सुंदर, ऐसी प्रेम करने वाली। पूर्णा आंखें बंद किए बैठी थी। सुरिंदर दबे कदमों उसके सामने आ गया। उसने सर से ताज उतारा और पूर्णा के चरणों में रख दिया। फिर वो आयशा से बोला, पूर्णा। और पूर्णा चौंक पड़ी। उसने जल्दी से हसीन आंखें खोल दी, सुरिंदर को देखा और घबराए हुए अंदाज में खड़ी हो गई। तब उसकी निगाह ताज पर पड़ी और वो उछल पड़ी। महाराज, ये क्या? सुरिंदर कहो राजरानी, तुम्हारा सुरिंदर लोगों के लिए महाराज होगा, तुम्हारे लिए नहीं। सुरिंदर ने उसे खींचकर सीने से लगा लिया और पूर्णा ना जाने क्या सोच रही थी। फिर वो दोनों जज्बात से चौंके और पुरमोहब्बत अंदाज में मुस्कुराते हुए अलग हो गए। पूर्णा ने पहले थाल से चंदन में उंगली डुबोकर सुरिंदर के माथे पर तिलक लगाया और फिर फूलों का एक हार उसके गले में डाल दिया। उसके बाद उसने ताज उठाकर सुरिंदर के सर पर रख दिया। सुरिंदर ने झुककर ताज पहन लिया, फिर उसे उतारा, पूर्णा के सर पर रखते हुए बोला, ये ताज आज भी तुम्हारे सर पर है पूर्णा। मैं जानती हूँ मेरे सुरिंदर, लेकिन ये तुम्हारे सर पर ही अच्छा लगता है। मैं कभी नहीं भूलूंगा पूर्णा कि ये तुमने मुझे दिया है। मैंने अपना तन मन सब कुछ तुम्हें दे दिया है। सुरिंदर, ये ताज क्या हैसियत रखता है? बड़े भाग हैं, बड़ा भाग्यवान हूं मैं। सुरिंदर ने मुसरत से पूर्णा को दोबारा आगोश में ले लिया और पूर्णा ने आंखें बंद करके गुलाब की पत्तियों जैसे होंठ उसकी तरफ बढ़ा दिए। दूसरी सू पूर्णा हस्बे मामूल खुश थी। सुरिंदर को राज मिल जाने से उसकी बहुत सी मुश्किलात हल हो गई थी। ताहम वो चाहती थी कि जल्द से जल्द जोगिंदर का पिता कट जाए ताकि सुरिंदर उसे राजरानी बनाने का ऐलान में देर ना कर दे। अब तो मुतलिकुल इनान राजा था। अब उसे इस एकदम से रोकने वाला कौन था सिवाय जोगिंदर नाथ के। जोगिंदर नाथ अब भी उसे नेको बद सिखाता रहता था। हालांकि पूर्णा को सुरिंदर पर पूरा भरोसा था, लेकिन वो कच्चे काम करने की आदी नहीं थी। जोगिंदर की मौत के बाद ही उसे इत्मीनान हो सकता था। चुनाचे उसने नैना को तलब किया। नैना मुस्कुराती हुई उसके सामने आई। कैसी गुजर रही है नैना? राजरानी की राज में अच्छी ही गुजरेगी। जयपाल के पास जाती है, बहुत कठवर है पापी, एक रात भी चैन ना लेने दे। नैना ने शर्माते हुए कहा। सच्ची बात तो यह है नैना, तू हमसे ज्यादा खुश नसीब है। पूर्णा ने गहरी सांसें लेते हुए कहा। क्यों राजरानी जी? तूने महेंद्र को चाहा, वो तुझे मिल गया और उस वक्त तक तेरा गुलाम रहा जब तक तूने चाहा। तूने जयपाल को पसंद किया और वो तेरे चरणों में आ गिरा। एक हम के जवानी बीती जा रही है इंतजार में। बूढ़ा शरद चंद्र जोंक की तरह लिपटा रहा। उसे जान छूटी और हथियारे राकेश से दिल लगाया तो इंतजार, और फिर वो पापी भी खुद गर्ज निकला और जान गवा बैठा और अब सुरिंदर है। मगर राजरानी जी, सुरिंदर भैया तो नहीं नैना, अभी वो हमारा नहीं है। उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक जोगिंदर जिंदा है। जयपाल उसकी ताक में है राजरानी। मैं उससे रोजाना बात करती हूँ। नहीं, हम कुछ और सोच रहे हैं। क्या राजरानी जी? अब हम रानी नहीं रहे हैं ना, हमारी कौन सुनता है? हाय राज दीदी, ऐसी बातें मत करो, मैं रोऊंगी। नैना उदास होकर बोली और दौड़कर पूर्णा से लिपट गई। तू भी ये मोहब्बत मत रखा कर नैना। क्या तू जयपाल से नहीं कह सकती कि अगर उसने जल्दी काम ना किया तो उससे नाराज हो जाएगी? नैना चौंक पड़ी। चंद लम्हात पूर्णा को देखती रही, फिर बोली, अब उस वक्त तक जयपाल के पास जाऊं तो नरक में जाऊं जब तक वो जोगिंदर को ना मार डाले। अरे नहीं नहीं नैना, इतनी बड़ी सौगंध ना खा। जो कह रही हूँ वही करूंगी राजरानी जी। मुझे क्या मालूम था कि ऐसे काम चल सकता है। हाँ नैना, जयपाल से कहे ये काम जल्द से जल्द कर दे, बल्कि अगर मौका हो तो उसे बुला लो। अभी लाई नरखी को। नैना जल्दी से उठ गई और थोड़ी देर के बाद जयपाल उसके सामने था। वो गर्दन झुकाए बैठा था और उसके चेहरे पर एक मकाराना सी सादगी थी। क्या हाल है जयपाल? दिया है राजरानी की, हमारा काम नहीं करोगे? भगवान की सौगंध राजरानी, बस एक आध दिन में काम होने वाला है। जयपाल आपका दास है, आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? मगर तुम जितनी देर कर रहे हो उतना ही हमारा काम कठिन होता जा रहा है। मैं जानबूझकर देर नहीं कर रहा राजरानी जी, बस यूं समझो अब महाराज जोगिंदर की मौत का समय नजदीक आ गया है। न जाने कब आएगा, बहरहाल जल्दी करो, हम बेचैनी से तुम्हारी कामयाबी का इंतजार कर रहे हैं। मैं बहुत जल्द राजरानी को खुशखबरी सुनाऊंगा। राजरानी चिंता न करें, जयपाल ने कहा और फिर वह पूर्णा से इजाजत लेकर बाहर निकल गया। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था और उसी रात तजर्बेकार जोगिंदर ने जयपाल को अपनी खिलवत में तलब किया। बूढ़े की आंखें चमक रही थी और उसके होंठों पर गहरी मुस्कुराहट थी। काम पूरा हो गया है जयपाल, उसने मुस्कुराते हुए कहा। महाराज मैं नहीं समझा, आज रात तुम हमें कत्ल कर दो, सुबह को हमारी लाश मिलनी चाहिए। महाराज, जयपाल शदीद हैरत से बोला। पूरे सरार राजा की बात उसकी समझ में नहीं आई थी। हमारे साथ आओ जयपाल, हम एक लंबी चाल चल रहे हैं। अकेले तुम ही नहीं, हमारे दूसरे आदमी भी काम कर रहे हैं और आज उन्होंने काम मुकम्मल कर लिया है। और जयपाल जोगिंदर के साथ अंदरूनी कमरों की तरफ चल पड़ा। अंदर कमरे में अंधेरा था, जयपाल को कुछ नजर नहीं आया। तब अचानक रोशनी की एक लो उभरी और जोगिंदर ने शम्मा रोशन कर दी। जयपाल शम्मा के उजाले में कमरे को देखने लगा। एक छपर खट पर कोई चादर ओढ़े सो रहा था। जोगिंदर उसके नजदीक पहुंच गया। करीब आओ जयपाल, उसने कहा और जयपाल हैरान सा उसके नजदीक पहुंच गया।
तब जोगिंदर ने सोए हुए शख्स के चेहरे से चादर उलट दी और जयपाल चौंक पड़ा। वो जोगिंदर नाथ की उम्र का एक शख्स था जिसकी लाश वहां पड़ी हुई थी। जयपाल चंद साथ तो हैरान रह गया और फिर उसकी समझ में बात आने लगी। उसने बगौर उस बूढ़े आदमी को देखा। उसकी जिसामत हैरत अंगेज तौर पर जोगिंदर से मुशाबे रखती थी। शक्ल में अलबत्ता तब्दीली थी। ना जाने जोगिंदर ने उसे कैसे हलाक करवा दिया था। जोगिंदर जयपाल की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरे आदमी किसी ऐसे शख्स की तलाश में थे, बिलाखिर ये मिल गया। ये अपनी मौत मरा है। वो सिर्फ उसकी लाश उठा कर लाए हैं। क्या तुम मेरा मतलब समझ गए? हाँ महाराज, जयपाल ने गर्दन हिलाते हुए कहा। लेकिन इसकी शक्ल, राजाओं के कत्ल मामूली नहीं होते। तुम इसकी गर्दन काट कर ले जाओगे। जयपाल, आओ अब हम मिलकर इसे जोगिंदर बना दें। जोगिंदर अपना रात के सोने का लिबास उठा लाया और फिर दोनों ने मिलकर उसे लिबास पहनाया। जोगिंदर ने अपनी उंगलियों में पड़ी हुई अंगूठियां उसकी उंगलियों में पहनाई और थोड़ी देर के बाद वो अपने काम से फारिग हो गए। मैंने आज पहरेदारों को चालाकी से हटा दिया है, इसलिए बाहर का मैदान भी साफ है, जोगिंदर ने कहा और जयपाल ने गर्दन हिला दी। तब वो लाश को उठाकर जोगिंदर के छप्पर खट पर ले आए। जोगिंदर ने एक बड़ा मर्तबान निकाला जिसमें किसी जानवर का खून भरा हुआ था। फिर उसने जयपाल की तरफ देखकर कहा, अब तुम इसका सर काट लो जयपाल। क्या तुम ये कर सकोगे? जरूर कर सकूंगा महाराज, जयपाल ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर लो, अपना काम कर लो, जोगिंदर ने कहा और एक खंजर निकालकर जयपाल के हाथ में थमा दिया। संगदिल जयपाल के लिए काम मुश्किल नहीं था। उसने तेज धार वाले खंजर से लाश की गर्दन काट दी। जोगिंदर गहरी निगाहों से जयपाल को देख रहा था। बहरहाल कुछ भी था, जोगिंदर ने महसूस किया कि जयपाल किसी को कत्ल करने में झिझक महसूस नहीं कर सकता। उसके बाद जयपाल ने मसहरी पर खून उलट दिया। उसने पूरा मर्तबान खाली कर दिया था। किसी जिंदा इंसान की गर्दन काटने से जिस कदर खून बह सकता था मसहरी पर मौजूद था। लाश की गर्दन जयपाल ने कपड़े में लपेट ली। हमारा काम पूरा हो गया जयपाल। हाँ महाराज, कल का दिन भरत नवास में न जाने कैसे कैसे तूफान लाएगा। कोई कसर तो नहीं रह गई है, गौर कर लो। नहीं महाराज, अब हर शख्स इसे आपकी लाश समझेगा। मेरे साथ आओ जयपाल, अब तुम्हें अपना पाठ अदा करना है। बहुत होशियारी से काम करना होगा। मैं रास्ते में तुम्हें बाकी काम समझा दूंगा। जो आ गया महाराज, जयपाल ने कहा और दोनों खामोशी से बाहर निकल आए। जयपाल की अजीब सी कैफियत थी। वो दो चालाक और साजिशी इंसानों के दरमियान फंसा हुआ था। दोनों ही उसे इस्तेमाल कर रहे थे। आप इस दौरान कहाँ रहेंगे महाराज? क्या मैं आपके लिए बंदोबस्त करूं? हमारी चिंता ना करो जयपाल, हमारे बहुत से ठिकाने हैं और अब तुम्हें जो कुछ करना है उसे गौर से सुन लो, जोगिंदर ने कहा और जयपाल पूरी तवज्जो से जोगिंदर की गुफ्तगू सुन रहा था। वो बातें करते करते महल से बाहर निकल आए थे। जयपाल ने दीवार फलांगी और नैना की रिहाइशगाह के खूबसूरत लान में दाखिल हो गया। फिर वो चोरों की तरह लान तय करके अंदर पहुंच गया। ये हिस्सा राजमहल से मुल्हिक था। जयपाल उसके बारे में अच्छी तरह जानता था। यूं भी नैना अब तन्हा रहती थी। इससे कबल महिंदर उसके साथ रहता था। नैना अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी। ना गम था ना फिक्र। पुरमा के राज में ऐश कर रही थी। इससे कबल वो एक सीधी सादी मालन थी। अपने घर वाले के साथ शरीफाना जिंदगी बसर कर रही थी। लेकिन बुरे की सोबत भी बुरी होती है। चंद्रबदन के साथ रहकर वो न जाने क्या से क्या बन गई थी। जयपाल उसके पास पहुंच गया। नैना के कमरे में दाखिल होने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई थी और फिर वो नैना के पलंग के पास खड़ा हो गया। उसके हाथ खून आलूद थे और कपड़ों पर भी खून के धब्बे पड़े हुए थे। ये धब्बे उसने उस इमारत में दाखिल होने के बाद डाले थे। नैना के सामने पूरी अदाकारी करनी थी। चंद साथ वो खड़ा नैना को देखता रहा। फिर उसने झुककर उसे आवाज दी, नैना, नैना रानी। नैना कच्ची नींद की आदी थी, दूसरी आवाज पर ही जाग गई। उसने घबराए हुए अंदाज में आंखें खोल दी और फिर जयपाल को देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तुम जयपाल, तुम इस समय? उठो नैना, जल्दी उठो, जयपाल ने अजीब से लहजे में कहा। क्या बात है? नैना उठकर बैठ गई और फिर उसने जयपाल का लिबास देखा और उछल पड़ी। अरे जयपाल, ये क्या हुआ? तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई नैना रानी। जोगिंदर अब इस संसार में नहीं है, जयपाल ने कहा। हाय राम, नैना ने दोनों हाथों से सीना पकड़ लिया। क्यों? जयपाल ने हैरत से उसे देखा। नैना के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए थे। शायद एक लम्हे के लिए दिल में सोई हुई इंसानियत ने करवट ली थी। जोगिंदर ने उसे भरे मुंह से बेटी कहा था, लेकिन दूसरे लम्हे शैतानियत गालिब आ गई और उसने जल्दी से उठते हुए कहा, तुम्हारे तो कपड़े भी खराब हैं। हाँ, मैं सीधा तुम्हारे पास आया हूँ। देखो, जयपाल ने अपने खून आलूद हाथ उसके सामने कर दिए। चलो स्नान कर लो, कपड़ों का क्या हो? तुम्हारे पास तो होंगे नहीं। तुम ऐसा करो नैना, मेरे घर से दूसरे कपड़े निकाल लाओ। इस समय नहीं जयपाल, नहीं, मेरा मन डरेगा। तब फिर मैं यही कपड़े धो लूंगा। सुबह तुम मेरे कपड़े निकाल लाना, जयपाल ने कहा। नैना कुछ ना बोली। ना जाने क्यों वो सहम गई थी। काफी देर तक वो खामोश रही और जयपाल उसे देखता रहा। कहाँ तुम मेरे इतना पीछे पड़ी हुई थी नैना, और कहाँ अब इतना डर रही हो? जयपाल ने कहा। नहीं जयपाल, मैं डर नहीं रही हूँ। सोच रही हूँ पूर्मा को कब खबर दूं। अभी इसी वक्त चली जाओ, मुझे डर लगे हैं। पगली हो तुम, पूर्मा को अभी खबर दे दो, उसे बहुत खुशी होगी। तुम स्नान कर लो, मैं जाती हूँ, नैना ने कहा और फिर उसने एक चादर ओढ़ी और सहमी हुई सी राजमहल के अंदरूनी हिस्से से पूर्मा की रिहाइशगाह की तरफ चल पड़ी। रास्ते में तरह तरह के ख्यालात उसके दिल में आकर उसे परेशान कर रहे थे। सुरिंदर उसे बहन कहता था, जोगिंदर ने उसे बेटी कहा था और उसके कत्ल में नैना का पूरा पूरा हाथ था।
उसने अपने बाप को कत्ल करा दिया था। बाप को कत्ल करा दिया था, वो मुंह बोला बाप, और उसे बाप भी तो पूर्णिमा के कहने से बनाया था। वो पूर्णिमा के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई और फिर उसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। पूर्णिमा एक खूबसूरत छप्पर खट पर सो रही थी, आराम और सुकून की नींद, जैसे उसे दुनिया का कोई गम ना हो, कोई फिक्र ना हो। मासूम शक्ल, दुनिया का मुंतखब हुस्न, कौन सोच सकता था कि उस हसीन चेहरे के अंदर एक जहर भरी नागन छुपी हुई है। राजरानी नैना ने उसका पांव हिलाया। सुरिंदर, मेरे सुरिंदर, पूर्णिमा के मुंह से आवाज निकली। मैं नैना हूँ रानी, मुझे आगोश में ले लो सुरिंदर, मैं प्यासी हूँ, जन्म जन्म की प्यासी। राजरानी जी, राजरानी, नैना ने उसे जोर से झंझोड़ा और इस बार पूर्णिमा जाग गई। उसने हैरान निगाहों से नैना को देखा और उठकर बैठ गई। सुरिंदर भैया के सपने देख रही थी। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे कैसे मालूम? मुझे ही सुरिंदर समझ बैठी थी। नैना हंसने लगी। खामोश रह नरखनी, तो इस समय कहाँ आ गई? एक खबर लाई हूँ राजरानी जी। नैना संजीदा हो गई। कैसी खबर? जयपाल ने अपना काम कर लिया है। क्या? पूर्णिमा उछल पड़ी। हाँ रानी दीदी, आपकी चिंता खत्म हो गई। महाराज जोगिंदर नाथ इस जहान से रुखसत हो गए। नैना, पूर्णिमा दबे दबे जोश से चीख पड़ी। हाँ रानी दीदी, बिल्कुल सच कह रही हूँ। क्या क्या जयपाल ने तुझे खुद बताया है? हाँ, खून में डूबा हुआ आया था, खुद उसकी अपनी हालत भी अच्छी नहीं है। तो वो कामयाब हो गया। पूर्णिमा ने आंखें बंद कर ली। चंद साथ खामोश रही, फिर उसने खींचकर नैना को सीने से लगा लिया। सबसे बड़ा कांटा निकल गया नैना, सबसे बड़ा कांटा निकल गया। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुश। तूने देखा नैना, तूने देखा पूर्णिमा का कोई वार आज तक खाली गया। मेरी प्रार्थना है पूर्णिमा दीदी के भगवान आपको सदा सुखी रखे। वही हो जो आप चाहें। तू हमारी सच्ची सखी है नैना, हमें तुम्हारे ऊपर बड़ा मान है। तूने हर आड़े वक्त में हमारा साथ दिया है। हमारे समझ में नहीं आता हम तेरे लिए क्या करें। आपने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है राजरानी जी, मुझे अब और किसी चीज की जरूरत नहीं है। आओ नैना, जयपाल से मिले, हम उसे इनाम देंगे। आओ, पूर्णिमा ने एक चादर ओढ़ते हुए कहा और फिर दोनों औरतें रात की तारीकी में बाहर निकल आईं। फासला ज्यादा नहीं था, दोनों उस हिस्से में पहुंच गईं जहां नैना रहती थी। जयपाल अंदर मौजूद था। उसके घबराने की वजह और थी और वो सोच रहा था कि हालात अब जाने कौन सा रुख इख्तियार करेंगे। पूर्णिमा और नैना की आहट सुनकर वो उछल पड़ा और खौफजदा निगाहों से उन्हें देखने लगा। जयपाल, पूर्णिमा ने उसे मुखातिब किया। राजरानी, जयपाल ने लरसती हुई आवाज में कहा, क्या नैना ने ठीक खबर दी है? तुम्हें यकीन है कि बूढ़ा सांप मर गया है? पूर्णिमा ने उसे देखते हुए कहा, मैंने शुबा नहीं छोड़ा है राजरानी, मैंने उसका सर अलग कर लिया था और फिर उसे अंधी घड़ी में डाल आया हूँ। ओह, पूर्णिमा ने मुसर्रत से दीवानी होकर कहा, इतना बड़ा काम किया है तूने और फिर ऐसे खौफजदा हो? मैं तुम्हारा मुंह मोतियों से भर दूंगी। भरत नवास और खंडाली के महामंत्री जी, मैं तुम्हारा मुंह मोतियों से भर दूंगी। ये लो, ये लो। पूर्णिमा ने अपने गले से मोतियों का हार उतारा और जिस्म का एक एक जेवर उतार कर जयपाल के ऊपर फेंक दिया और जयपाल की आंखें खुशी से चमकने लगी। ये पहला इनाम ही काफी कीमती था, पर अपने आप को संभालो जयपाल, अगर तुम्हारी यही हालत रही तो कोई तुम्हारे ऊपर शक भी कर सकता है। मैं ठीक हूँ रानी जी, बस कल पेश आने वाले हालात के बारे में सोच रहा हूँ। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो जयपाल, जब तक पूर्णिमा जिंदा है तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आएगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। नैना, तुम जयपाल को संभालो, पूर्णिमा ने मुस्कुराते हुए कहा और नैना ने शर्माते हुए गर्दन झुका ली। पूर्णिमा चादर ओढ़कर चल पड़ी और फिर दरवाजे से निकल गई। चंद्रबदन ने उस लंबे जीवन में न जाने कैसे कैसे खेल खेले थे, क्या कुछ ना किया उसने, पर एक सपने ने उसका सदियों का सुख चैन छीन लिया। उसने देखा वो एक जंगल बयाबान में चली जा रही है। फिर उसे एक बूढ़ा जोगी मिलता है जो उसे एक आईना दिखाने की कोशिश करता है और कहता है, दर्पण देखेगी सुंदरी? चंद्रबदन की आंखें बंद हो गईं। उसके मुंह से निकला, नहीं, मैं दर्पण नहीं देखूंगी। जोगी गायब हो गया, लेकिन यह सपना उसकी जान का रोग बन गया और रात को एक मखसूस वक्त उसे वही सपना आता और जोगी उससे कहता, दर्पण देखेगी सुंदरी? दर्पण देखेगी सुंदरी? हे भगवान, ये कैसा सपना है? ये मुझे बार बार नजर क्यों आता है? चंद्रबदन जीवन में पहली बार परेशान हुई थी। सदियों का जीवन बिता चुकी थी, अब तो भूल चुकी थी कि माता पिता कौन थे। याद करने पर भी कुछ याद नहीं आता था। जब भी ये सपना देखती दिल परेशान हो जाता था। फिर एक दिन आलम ख्वाब में उसने कह दिया, हाँ, मैं दर्पण देखना चाहती हूँ, दिखाओ मुझे दर्पण दिखाओ। लम्हों में सब कुछ बदल गया, ना महल रहा ना महल वाले। जंगल बयाबान था और वो चली जा रही थी। फिर उसे एक झोंपड़ी नजर आई। वो बुरी तरह थक गई थी। आराम करने के लिए वो उस झोंपड़ी में दाखिल हुई और उसके फर्श पर सीधी सीधी लेट गई। तब उसने छत पर एक आईना देखा। उस आईने में उसे अपना चेहरा नजर आया और उसने खौफ से आंखें बंद कर ली। झुर्रियां ही झुर्रियां, गोश्त के नाम पर लकीरें लटकी हुई थी। फिर वही आवाज उभरी, ये तेरा असल है चंद्रबदन, यही अब तेरा असल है। नहीं, मुझे ये असल नहीं चाहिए, वो हलक फाड़ कर चीखी। ये तो तुझे अपनाना ही था, क्योंकि अब ये तेरी असलियत है। मुझे मेरे भवन में पहुंचा दो। वो सब मलिया मेट हो चुका है, क्योंकि वो सदियों की दास्तान है। कहा जाता है कि उसके बाद ना तो पूर्णिमा रही, ना उसकी दासी और ना उसका प्रेम। हाँ, गंगापुर में एक बूढ़ी जोगन नजर आती है जिसकी सूरत इंतहाई मकरूह है।
वो दर्द भरे भजन गाती है और लोगों से कहती है कि है कोई जो उसे उस जीवन से निजात दिलाए। शायद यही चंद्रबदन है। हवस को है निशाते कार क्या क्या, ना हो मरना तो जीने का मजा क्या। इंसान फानी है कि जो कुछ आसमान में तहरीर है वही उसका असल है, और असल से पलटना सिर्फ और सिर्फ नुकसान का बायस होता है। और यहाँ पर यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, जिन हजरात ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल के बटन को दबा दें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानियाँ वक्तन फ़वक्तन मिलती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।